डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1701 से 1710 तक। जीरो विंग में इतनी कीमत मांगने की वाकई बड़ी हिम्मत है। क्या वो वाकई ये सोचते हैं कि एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स ही वो वाहिद चीज हैं जो खिलाड़ियों की स्किल कंप्लीशन रेट्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? मैं 10 मैजिक क्रिस्टल्स से एक बेहतरीन साजो सामान खरीद सकता हूं या डिवाइन कोलोज़म में 10 बार तरबियत हासिल कर सकता हूं। क्या जीरो विंग मैजिक क्रिस्टल्स को गोभी के पत्ते समझता है? जब खिलाड़ियों ने लॉबी के वस्त में लगी बड़ी स्क्रीनों पर एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स की ताज़ा तरीन कीमतें देखें तो बहुत से माहिर खिलाड़ियों ने सोचा कि जीरो विंग मैजिक क्रिस्टल्स के लिए पागल हो गया है। अगरचे मौजूदा खिलाड़ियों के पास अब मैजिक क्रिस्टल्स हासिल करने के कहीं ज्यादा जराए थे, लेकिन फिर भी वो एक महदूद तादाद ही कमा सकते थे। मजीद बरआं और भी बहुत सी चीजें थीं जिनके लिए मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होती थी। 10 मैजिक क्रिस्टल्स माहिर खिलाड़ियों के लिए हरगिज काबिले बर्दाश्त कीमत नहीं थी। यहां तक कि खिलाड़ियों को पूरा दिन सख्त मेहनत करने के बाद भी इतने क्रिस्टल्स कमाने की कोई जमानत नहीं थी। वो अपनी तमाम कमाई को बतदरीज अपनी स्किल कंप्लीशन रेट्स की तरबियत पर कैसे खर्च कर सकते थे। वाहिद फायदा ये था कि अब पहले की निस्बत 31 मजीद एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स दस्तयाब थे। इससे खिलाड़ियों को कतार में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ताहम मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन ने अब भी इस नई तब्दीली पर नापसंदीदगी का इजहार किया। एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स के अहम गाहक यही माहिरीन थे। अगरचे वो मौजूदा कीमत अदा करने की इस्तेताअत रखते थे, लेकिन ये उनके गिल्ड्स पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। उनके मुतालिका गिल्ड्स भी उन्हें इतनी कसरत से एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स में भेजने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। ये गैर दानिशमंदाना और बेसूद दोनों था। अगरचे एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स में अलूरी क्रीचर्स से लड़ने से उन्हें अपनी स्किल कंप्लीशन रेट्स को ज्यादा मुअस्सिर तरीके से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन उनकी स्किल कंप्लीशन रेट जितनी ज्यादा होती जाएगी, एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स इतने ही कम मुअस्सिर होते जाएंगे। इन जैसे माहिर खिलाड़ियों के लिए एक ही तरबियती सेशन से होने वाली बेहतरी 10 मैजिक क्रिस्टल्स के काबिल नहीं थी। बदकिस्मती से एक बार जब खिलाड़ी अपने मयार तक पहुंच जाते तो उनके पास कोई अच्छा मुतबादिल नहीं होता था। कोई भी ये कह सकता है कि इस तब्दीली ने उन्हें इंतहाई अजीब सूरत हाल में डाल दिया था। एक मिनट रुको, वो एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स का तारुफ अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही सब ने नई कीमतों पर बहस की, बैटल एरिना की मरकजी स्क्रीन पर एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स के नए उसूल जाहिर हो गए। पहला, हर सेशन का दौरानिया बढ़ाकर 50 मिनट कर दिया गया था। दूसरा, जीरो विंग के आम मेंबरान को एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स किराए पर लेने के लिए 10% रियायत मिलेगी, एलियट मेंबरान को 20% रियायत मिलेगी और कोर मेंबरान को 30% रियायत मिलेगी। मजीद बरआं 10 एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स गिल्ड के मेंबरान के लिए मखसूस होंगे। जब ये नए उसूल सामने आए तो लॉबी में मौजूद हुजूम में एक बार फिर हंगामा बरपा हो गया। दरीं असना मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के मेंबरान ने जीरो विंग के मेंबरान की तरफ रश्क से देखा कि उन्हें कितने शानदार फवाइद हासिल हो रहे थे। रियायतों और तवील दौरानिये के साथ जीरो विंग के मेंबरान को जो किराया अदा करना पड़ता था वो पहले से थोड़ा सा ही ज्यादा था। मजीद बरआं अब जीरो विंग के मेंबरान के लिए मखसूस एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स मौजूद थे। अचानक आजाद माहिरीन ने एक के बाद एक बैटल एरिना छोड़ना शुरू कर दिया और गिल्ड में शामिल होने की दरखास्त देने के लिए जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ चल पड़े। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के बहुत से एलियट और माहिर मेंबरान भी हिचकिचाहट का शिकार हो गए। जब दीगर बड़े गिल्ड्स के आला हुक्काम को इस अपडेट की खबर मिली तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। जीरो विंग के पास वाकई खेलने के लिए ऐसा पता था। इसके साथ जीरो विंग का उरूज वाकई नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। अब चूंकि जीरो विंग ने स्टारमोन किंगडम के नंबर 1 गिल्ड के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली थी, इसलिए अब कोई भी मकामी गिल्ड ऐसा नहीं था जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर सके। उसका मतलब यह था कि स्टारमोन किंगडम के बेहतरीन वसाइल पर जीरो विंग की इजारादारी थी। फितरी तौर पर इसके गिल्ड मेंबरान को पहले से ज्यादा वसाइल मिलेंगे। इस नए गिल्ड फायदे के मुतारफ होने के साथ जीरो विंग अपने मुतालिका गिल्ड्स के एलियट और माहिर मेंबरान के लिए नुमाया तौर पर ज्यादा पुरकशिश बन गया।
ये सिर्फ वक्त की बात थी कि उनके गिल्ड्स अपने मेंबरान के बड़े ग्रोहों को खोना शुरू कर देंगे, फिर भी उनके गिल्ड्स उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अपडेट शदा एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स की खबर फैलने के कुछ अरसे बाद जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करने वाले इलियट और माहिर खिलाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ। इसकी वजह से आबिदा गाल, जो हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के साथ जंग से जीरो विंग को हासिल होने वाले फवाइद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही थी, बेहद खुश थी। नए एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स मुतारफ होने के आधे घंटे से भी कम वक्त में जीरो विंग को आम खिलाड़ियों की जानिब से 20,000 से जायद, इलियट खिलाड़ियों की जानिब से 5,000 से जायद और माहिर खिलाड़ियों की जानिब से 200 से जायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी थी। सिर्फ इन तमाम खिलाड़ियों का टेस्ट लेने में ही बहुत तवील वक्त दरकार होगा। गिल्ड की तरक्की की रफ्तार आबिदा गाल की इब्तिदाई तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। आबिदा गाल ने अंदाजा लगाया था कि जीरो विंग को इतने ज्यादा इलियट और माहिर खिलाड़ियों को भर्ती करने में तकरीबन 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि जीरो विंग इससे भी पहले अपने इलियट मेंबरान की तादाद 2,50,000 से तजावुज कर लेगा। गिल्ड को अपने माहिर मेंबरान की तादाद 5,000 तक बढ़ाने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद के साथ जीरो विंग बहुत से हकीकी फर्स्ट रेट गिल्ड्स को पीछे छोड़ देगा। अब जीरो विंग को हकीकी फर्स्ट रेट गिल्ड्स से अलग करने वाला वाहिद हकीकी फर्क गिल्ड का छोटा दायरा असर और आम मेंबरान की कम तादाद थी। ताहम उसका कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि जीरो विंग की भर्ती के मेयारात बहुत बुलंद थे। मजीद बरा फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने गेम लॉन्च होने के दिन से ही पूरे गार्ड्स डोमेन में अपना असर और रसूख फैलाना शुरू कर दिया था। उनका असर और रसूख अब मुतअद्दिद रियासतों और सल्तनतों का अहाता कर चुका था। इन फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने अपने लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने की खातिर बेशुमार वसाइल और बेतहाशा दौलत खर्च की थी। दूसरी तरफ जीरो विंग ने अपनी तरक्की का आगाज एक ही शहर से किया था जहां उसके पास न होने के बराबर दौलत आ वसाइल थे। दरीं असना एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स के प्रमोशन असर की तासीर ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया था। गिल्ड की तरक्की के लिए गिल्ड के इलियट और माहिरीन जरूरी थे, क्योंकि गिल्ड्स को अपने हासिल करदा नए इलाके का इंतजाम करने और उसकी हिफाजत के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होती थी। महज मकामी हुक्मरानों को भगा देना काफी नहीं था। अगर किसी गिल्ड में अपने नए इलाके की हिफाजत करने की ताकत नहीं थी, तो कोई दूसरी ताकत बिलाखिर इस इलाके पर कब्जा कर लेगी। इस सूरत में गिल्ड के लिए बेहतर था कि वो सिरे से तौसी की जहमत ही ना करता। फी अलहाल जीरो विंग अपने मौजूदा इलियट और माहिर मेंबरान की तादाद के साथ गुजारा करने के काबिल था, क्योंकि उसके पास बहुत कम इलाके थे। मजमूई तौर पर गिल्ड के कंट्रोल में सिर्फ 3 कस्बे और 1 शहर था। इसके मुकाबले में फर्स्ट रेट गिल्ड्स 1 दर्जन से ज्यादा कस्बों को कंट्रोल करते थे, जो मुतअद्दिद रियासतों और सल्तनतों में फैले हुए थे। ताहम अगर जीरो विंग ने तौसी शुरू की तो फितरी तौर पर उसे मजीद हरीफ ताकतों का सामना करना पड़ेगा। अगर एक ही वक्त में मुतअद्दिद मकामात पर हमला किया गया तो सैफ अली अपने तमाम इलाकों की हिफाजत नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लिहाजा गिल्ड के इलियट और माहिर मेंबरान की काफी तादाद इंतहाई अहम थी। जब सैफ अली जीरो विंग के मुस्तकबिल पर गौर कर रहा था, शाइस्ता ने अचानक इससे राब्ता किया और पूछा, गिल्ड लीडर अब इस वक्त कहाँ? मैं स्टोन फॉरेस्ट टाउन में हूँ। क्या कुछ हुआ है? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर हमला हुआ था तो आबिदा गाल ने कस्बे को कुमक फराहम करने के लिए गिल्ड के बहुत से माहिरीन की क़ियादत की थी। दरीं असना शाइस्ता की जिम्मेदारी इवल बेस्ट की इस फौज के खिलाफ ममलुकत की अफवाज की मदद करना थी, जो स्टारमोन किंगडम पर हमला आवर थी। चूंकि इवल गॉड्स टेम्पल के उन इवल बीस्टस को कंट्रोल कर रहे थे, न कि खिलाड़ी, इसलिए उनका लेवल बहुत ज्यादा था। सबसे कम लेवल का इवल बेस्ट लेवल 60 का था, जबकि इवल बीस्टस की अक्सरियत चीफ्टीन रैंक और इससे ऊपर की थी। इसके अलावा इवल गॉड्स टेम्पल के काफी सारे टायर 3 इवल बेस्ट आर्मी की कमान कर रहे थे। अगर शाइस्ता ने ममलुकत की अफवाज की मदद के लिए जीरो विंग की फोर्सेस की क़ियादत न की होती तो इवल बेस्ट आर्मी बहुत पहले दिफाई लाइन को तोड़ चुकी होती। अगर ऐसा होता तो इवल बीस्टस अपने रास्ते में आने वाले हर वसाइल को हड़प कर जाते और जीरो विंग सिटी की तरफ बढ़ते हुए मजीद ताकतवर हो जाते। यहां इवल बीस्टस की तादाद कम होना शुरू हो गई है। हमारे स्काउट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस्ट एम्परर अपने कंट्रोल में मौजूद इवल बीस्टस और डेमनस को वापस बुला रहा है। बेस्ट एम्परर ने अपने राकेशों को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन का मुहासरा करने के लिए भेज दिया है।
खंडर पर तैनात हमारे 2000 इलियट मेंबरान और 100 माहिर मेंबरान को नीस्तो नाबूद कर दिया गया है। मजीद बरा बेस्ट एम्परर ने ऐलान किया है कि अब से जीरो विंग का प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिला ममनू है। ऐसा लगता है कि हम ही उसका वाहिद हदफ हैं, शाइस्ता ने दांत पीसते हुए कहा। प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पहले ही मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए हथियार, साजो सामान और जंगी तकनीक हासिल करने का एक अहम मकाम बन चुका था। सबसे अहम बात यह थी कि यह प्राइमवर्डेल सिटी का वाहिद दाखिली रास्ता था। प्राइमवर्डेल सिटी वो वाहिद जगह थी जहां से प्राइमवर्डेल सोलिस हासिल की जा सकती थी, जो खिलाड़ियों को उनके टायर 2 प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने में मदद दे सकती थी। अगर जीरो विंग की प्राइमवर्डेल सोलिस की सप्लाई मुनक़ते हो गई तो उसकी तरक्की यकीनी तौर पर दूसरे गिल्ड से पीछे रह जाएगी। सिर्फ जीरो विंग के मेंबरान को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल होने से रोककर बेस्ट एम्परर वाज़े तौर पर गिल्ड को उकसाने की कोशिश कर रहा था। फितरी तौर पर दूसरे गिल्ड्स दौर से ये तमाशा देखकर बेहद खुश थे। अब चूंकि जीरो विंग पहले ही प्राइमवर्डेल सिटी में दाखिल हो चुका था और उनके गिल्ड्स पर बर्तरी हासिल कर चुका था, इसलिए दूसरे गिल्ड्स जीरो विंग के मेंबरान को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल होते हुए और भी कम देखना चाहते थे। अगरचे शाइस्ता इस बारे में कुछ करना चाहती थी, लेकिन ओरुक एम्पायर एक गैर जानिबदार नक्शा था। यहां तक कि अगर वो ममलुकत की अफवाज को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पर मौजूद ईवल बीस्टस और ईवल डेमनस के बारे में मतला भी कर देती, तब भी ममलुकत की अफवाज कोई कार्रवाई नहीं करती। बेस्ट एम्परर वाकई ये सोचता होगा कि कोई उसे छू नहीं सकता सिर्फ इसलिए कि वो एक गैर जानिबदार नक्शे में है। शाइस्ता की रिपोर्ट सुनकर सैफ अली तंजिया मुस्कुराहट के बगैर न रह सका। इसकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक रहा था। चूंकि इसने मेरी किस्मत का रास्ता काटने की कोशिश करने की जुर्रत की है, तो मैं उसकी टांगें काट दूंगा। बाब 1702 लोस्ट टाउन का कंट्रोल संभालना। अगरचे सैफ अली बहुत धीमे लहजे में बोला था, लेकिन शाइस्ता उसकी आवाज में मौजूद अज़्म और गुस्से को साफ महसूस कर सकती थी। गिल्ड लीडर, हम वाकई कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं ना? सैफ अली की बातों पर शाइस्ता परेशान हो गई। वो बेस्ट एम्परर वाज़े तौर पर हमें ओरुक एम्पायर की तरफ रागिब करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर हम वाकई अपनी फौज को न्यूट्रल मैप में ले गए तो हम सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो जाएंगे। वो ताकतवर शैतानी दरिंदे और शैतानी इफरीत हमें बाआसानी चीर फाड़ देंगे। अगर हमें इस वक्त कोई भारी नुकसान पहुंचा तो इससे वो साख और वकार कम हो जाएगा जो हमने पिछली जंग से हासिल किया है। अगरचे हेवेंस बल की फौजों के साथ जंग के दौरान जीरो विंग का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसने अपने बहुत से वसाइल खर्च कर दिए थे। दरहकीकत जंग में जीरो विंग का खर्च आसमान को छू रहा था। दीगर गिल्ड्स को शायद इस बात का वाज़े अंदाजा न हो कि इस जंग में जीरो विंग का कितना खर्च हुआ है, लेकिन वो जो जीरो विंग की वाइस गिल्ड लीडर थी, ये कैसे न जानती। गिल्ड ने जंग के लिए जो 1,40,000 जादुई क्रिस्टल्स तैयार किए थे, उनमें से 1,20,000 से ज्यादा खर्च हो चुके थे। जीरो विंग के पास बच जाने वाले चंद जादुई क्रिस्टल्स के साथ बेस्ट एम्परर के शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों का मुकाबला करना नामुमकिन होगा। दरी असना, एक बार जब जीरो विंग के जादुई क्रिस्टल्स के ज़खायर खत्म हो गए और हरकत पजीर दिफाई जादुई दायरे का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया, तो जीरो विंग की फौजों के लिए नतीजा इंतहाई खौफनाक होगा। स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर हमला करने वाले शैतानी इफरीतों के बरक्स बेस्ट एम्परर के जेरे कंट्रोल शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे सभी लेवल 60 और इससे ऊपर के थे। इनमें से ज्यादातर मोनस्टर्स चीफ्टीन रैंक के भी थे। यहां तक कि इसी लेवल का टर-1 का खिलाड़ी भी शायद चीफ्टीन रैंक के शैतानी दरिंदे या शैतानी इफरीत का अकेले मुकाबला न कर सके। मजीद ये कि वहां इससे भी ज्यादा ताकतवर लॉर्ड, हाई लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड, ग्रैंड लॉर्ड और मीथक रैंक के शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे मौजूद थे। अगर जीरो विंग हेवेंस बल के खिलाफ अपनी जंग की तरह मजीद बाफोमेट्स को तलब कर सकता तो शायद कहानी कुछ और होती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो जीरो विंग के पास फतह का मौका हो सकता था। ताहम सैफ अली पहले ही जीरो विंग के आला हुक्काम को बता चुका था कि इसने एक काबिले इस्तेमाल आइटम का इस्तेमाल करते हुए 3 बाफोमेट्स को तलब किया था और पिछली जंग के दौरान तलब करने के तमाम मौके इस्तेमाल कर लिए थे। इतने नुकसानदेह हालात में बेस्ट एम्परर से लड़ाई मोल लेने की कोशिश करना वाज़े तौर पर कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। यकीनन हमें कदम उठाने की जरूरत है। सैफ अली ने सर हिलाया। एक पुरअज़्म लहजे में उसने बात जारी रखी, मजीद ये कि हम उसे बारी तरह मारने वाले हैं। वो बेस्ट एम्परर के मकासद को समझता था। उस वक्त जीरो विंग स्टारमोन किंगडम में दोपहर के सूरज की मानिंद था।
पिछली जंग से हासिल होने वाले वकार और साख और जदीद जंगी कमरों की कशिश के जरिए जीरो विंग की तरक्की के इम्कानात सब पर वाज़े थे। अगर बेस्ट एम्परर ने गिल्ड को दबाने या इसे भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जीरो विंग की मौजूदा गैर तरक्की याफ्ता हालत का फायदा न उठाया तो जीरो विंग मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर इसके लिए एक और भी बड़ी रुकावट बन जाएगा। लिहाजा बेस्ट एम्परर ने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन को घेरे में लेने और जीरो विंग को वहां दस्तयाब वसाइल हासिल करने से रोकने के लिए शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों की एक बड़ी तादाद भेजी थी। इसके साथ इस बात से कत नजर के जीरो विंग इस नाकाबंदी के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं, बेस्ट एम्परर गिल्ड की तरक्की को दबाने में कामयाब हो जाएगा। बहुत इम्कान था कि बेस्ट एम्परर ने जीरो विंग की दस्तयाब जंगी ताकत की मुकम्मल तहकीकात कर ली हों। आखिरकार जीरो विंग जितना बड़ा हो चुका था, गिल्ड के बारे में कुछ मालूमात का लीक होना लाजमी था। दरी असना अगर दीगर गिल्ड्स को बेस्ट एम्परर की नाकाबंदी का सामना करना पड़ता तो वो गालिबन इस बात पर हिचकिचाते कि बेस्ट एम्परर के खिलाफ कार्रवाई की जाए नहीं। लेकिन इसकी बदकिस्मती सैफ अली बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। हो सकता है कि इस वक्त उसके पास इनशनट रॉक सिटी से निमटने का कोई तरीका ना हो, लेकिन इन शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों से निमटना जो शहर के तहफ्फुज़ से बाहर निकल आए थे, बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। आबदा गाल को मतला करो और उसे जीरो विंग सिटी में 1500 माहिरीन को इकट्ठा करने का कहो। बेहतर होगा कि वो काबिले एतमाद हों। अब वक्त आ गया है कि हम बेस्ट एम्परर को बता दें कि ओरुक एम्पायर पर सिर्फ उसकी इजारादारी नहीं है। सैफ अली ने हिदायत दी। 1500 लोग, क्या ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? सैफ अली की बात सुनकर शाइस्ता थोड़ी उलझन का शिकार हो गई। उसने सोचा था कि सैफ अली बेस्ट एम्परर को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी गिल्ड को मुतहर्रिक करने का इरादा रखता है, लेकिन अब सैफ अली सिर्फ 1500 माहिरीन को इकट्ठा कर रहा था। नहीं, वो जरूरत से ज्यादा है। बहरहाल इन लोगों को जितनी जल्दी और जितने खुफिया तरीके से मुमकिन हो जीरो विंग सिटी में इकट्ठा करो, सैफ अली ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा। फिर इसने कॉल कार्ड दी और ईबीस पेंडेंट निकाला। इससे पहले उसने लोस्ट टाउन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करने के लिए इस पेंडेंट का इस्तेमाल किया था। अब वो एक मैप से दूसरे मैप तक जाने में घंटों ज़ाय किए बगैर बड़ा रास्त वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। लोस्ट टाउन्स वो कस्बे थे जो गॉड्स डोमेन में कदीम तहजीबों ने पीछे छोड़े थे। इनमें से हर एक बहुत खास था। माजी में गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी उन पर कब्जा करने के लिए शिद्दत से लड़ती थीं। फितरी तौर पर यह सबसे बेहतर था कि वो बोनलेस लैंड में लोस्ट टाउन को जल्द अज जल्द महफूज कर ले। बोनलेस लैंड, लोस्ट टाउन। जब तक सैफ अली लोस्ट टाउन वापस पहुंचा, कस्बे में मौजूद कुछ मोनेस्टर्स पहले ही दोबारा पैदा हो चुके थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इसके पहली बार कस्बे में आने पर थी, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों के लिए यहां होना अब भी इंतहाई खतरनाक था। ताहम उसने इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं किया और गैल डोमेन को फाल करते हुए सीधा कस्बे के मरकज में मौजूद अथागड़े की तरफ उड़ गया। वो अथागड़ा एक ऐसे रास्ते की तरह लगता था जो किसी डेमन के ठिकाने की तरफ जाता हो। गले का ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर एक जादुई दायरे से ढका हुआ था, जिसके किनारों पर छोटे सुराख थे जो डार्कनेस स्टोन्स के लिए बनाए गए थे। सैफ अली जल्द ही उनमें से एक सुराख के सामने पहुंचा और अपने जमा करदा डार्कनेस स्टोन्स में से एक इसमें रख दिया। हर डार्कनेस स्टोन डालने के साथ गले का सुराख कदरे सुकड़ जाता। ताहम इसी वक्त गले की तह से आने वाला दबाव भी तेज हो गया। मजीद ये कि जादुई दायरे में डार्कनेस स्टोन्स डालना शुरू करने के बाद एक किस्म की गैर मरी रुकावट ने पूरे लोस्ट टाउन को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे स्किल्स, स्पिलिस और यहां तक के मैजिक स्क्रोल्स का इस्तेमाल भी रख गया। जब सैफ अली ने 10वां डार्कनेस स्टोन डाला तो गले से एक गजबनाक धाड़ सुनाई दी, जिसके बाद एक लेवल 65 तो 2 डेमन उसके सामने नमूदार हुआ। चूंकि वो इस वक्त अपनी कोई भी स्किल्स या स्पिलिस इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए इसे 2 डेमन को शिकस्त देने के लिए अपनी बुनियादी खुसूसियात पर इन्हिसार करना पड़ा। खुशकिस्मती से बाइबल ऑफ डार्कनेस का गैर फाल असर अब भी काम कर रहा था और इस तरह 2 डेमन की बुनियादी खुसूसियात काफी हद तक दब गईं। इस हकीकत के साथ कि सैफ अली की बुनियादी खुसूसियात उसके लेवल के एक आम 2 खिलाड़ी की खुसूसियात से कहीं ज्यादा थीं, डेमन से लड़ना इसके लिए बाई हाथ का खेल था। चंद मिनट बाद 2 डेमन बेबसी से इसके कदमों में गिर गया, जिसके बाद उसने जादुई दायरे में डार्कनेस स्टोन्स डालना जारी रखा
और हर 10 डार्कनेस स्टोन्स डालने पर बाहर आने वाले डेमनस को शिकस्त देता रहा। 70वां डार्कनेस स्टोन डालने तक अथा गले से निकलने वाला डेमन एक लेवल 65 3 ग्रेट लॉर्ड बन चुका था। ताहम बाइबल ऑफ डार्कनेस की मदद से सैफ अली अब भी अपने हरीफ पर काबू पाने में कामयाब रहा। जब सैफ अली ने 80वां डार्कनेस स्टोन डाला तो अथा गले की तरफ से इस पर पड़ने वाले ज़हनी दबाव की वजह से इसका शऊर भी थोड़ा धुंधला होने लगा। अगर उसकी जगह कोई और खिलाड़ी खड़ा होता तो वो कब का होश खो चुका होता और इसे जबरदस्ती गेम से लॉग आउट कर दिया जाता। आखिरी डार्कनेस क्रिस्टल डालने के साथ ही अथा गले से एक खौफनाक चमक उभरी और पूरे लोस्ट टाउन पर छा गई। जब ये सैफ अली के ऊपर से गुजरी तो इसका जिस्म मफलूज हो गया, जिसके बाद अथा गले को ढांपने वाला जादुई दायरा आसमान की तरफ उठने लगा और बिलाखिर गायब हो गया। दरी असना अथा गले का ऊपरी हिस्सा तेजी से सिकुड़ गया और एक छोटे से नुक्ते में तब्दील होने के बाद वो भी बगैर किसी नामो निशान के गायब हो गया। अगर मुस्तकबिल में दूसरे खिलाड़ी लोस्ट टाउन का दौरा करते तो वो ये नहीं बता पाते कि कभी कस्बे के वस्त में एक बहुत बड़ा गड़ा मौजूद था। अथा गले के गायब होने के बाद इसका ज़हनी दबाव भी खत्म हो गया। जब सैफ अली की रूह बहाल हुई तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों में पड़ी। सिस्टम मुबारक हो, अपने एपिक रैंक की मैन स्टोरी लाइन क्वेस्ट डेमनस नेस्ट मुकम्मल कर ली है। इनाम के तौर पर लोस्ट टाउन का टाउन ऑर्डर दिया जा रहा है। सिस्टम मुबारक हो, अपने लोस्ट टाउन का टाउन ऑर्डर हासिल कर लिया है। क्या आप लोस्ट टाउन को अपने साथ मुंसलिक करके इसका मास्टर बनना चाहते हैं? इन सिस्टम नोटिफिकेशंस को सुनकर सैफ अली ने बेसाख्ता सुकून का सांस लिया। अगर वो ये किस्त मुकम्मल करने में नाकाम रहता तो 1-5 डेमन किंग उसका शिकार कर रहा होता। एनपीसी शहरों में छुपने के अलावा इसके पास कहीं और जिंदा रहने का कोई मौका ना होता, जिसके बाद सैफ अली ने लोस्ट टाउन का मास्टर बनने पर रजामंदी जाहिर की। इसके साथ ही लोस्ट टाउन बाज़ाब्ता तौर पर पहला कस्बा बन गया जिसे जीरो विंग ने एक न्यूट्रल मैप में कंट्रोल किया। एक बार जब वो यहाँ गिल्ड रिजेडनेस तामीर कर लेगा तो गिल्ड के मेंबरान सफर पर ज्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर आजादाना तौर पर बोनलेस लैंड में टेलीपोर्ट कर सकेंगे। दरी असना इसके कस्बे का मास्टर बनने के बाद कस्बे के अंदर मौजूद मोनेस्टर्स एक एक करके गायब होने लगे। अब खिलाड़ी मोनेस्टर्स के हमलों की फिक्र किए बगैर कस्बे में घूम सकते थे। इसके अलावा कस्बे के तमाम फंक्शंस इसके लिए दस्तयाब कर दिए गए थे। मोनेस्टर्स के गायब होने के तकरीबन 30 सेकंड बाद अचानक पूरे कस्बे में एनपीसीज नमूदार होने लगे, जिससे कस्बे में जिंदगी लूट आई। दरी असना सैफ अली ने तेजी से अपने इस बार के दौरे के असल हदफ की तरफ कदम बढ़ाए। सफेद टावर बाब 1703 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर। लोस्ट टाउन की मुनफरिद सलाहियत वो सफेद टावर था। सैफ अली के लोस्ट टाउन का मास्टर बनने के बाद सफेद टावर की हिफाजत करने वाला दिफाई जादुई दायरा भी गायब हो गया था। अब जब वो टावर के 100 गज के दायरे में खड़ा होता तो बीम के हमले इसे निशाना नहीं बनाते थे और सफेद टावर की दीवारों पर चांदी के अलाव राउनज नमूदार होना शुरू हो गए थे, जो हल्की सी अलाव ताकत खारिज कर रहे थे। जब सैफ अली टावर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके सामने एक नीम शफाफ स्क्रीन नमूदार हुई जिसमें सफेद टावर का तारुफ था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर एक कदीम तहजीब का तामीर करदा तरबियती टावर। इस टावर की कल 3 मंजिलें हैं, जिनमें से हर एक पिछली मंजिल से ज्यादा सख्त तरबियत फराहम करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफरादी के तौर पर अहल होने के लिए तीनों मंजिलें उबूर करे। पहली मंजिल की महर हटाने के लिए 10,000 जादुई क्रिस्टल्स दरकार है। इसके ऑपरेशन को बरकरार रखने पर रोजाना 500 जादुई क्रिस्टल्स लागत आती है। एक वक्त में सिर्फ 100 लोगों को तरबियत की इजाजत है। दूसरी मंजिल की महर हटाने के लिए 1 लाख जादुई क्रिस्टल्स दरकार है। इसके ऑपरेशन को बरकरार रखने पर रोजाना 5000 जादुई क्रिस्टल्स लागत आती है। एक वक्त में सिर्फ 50 लोगों को तरबियत की इजाजत है। तीसरी मंजिल की महर हटाने के लिए 10 लाख जादुई क्रिस्टल्स दरकार है। इसके ऑपरेशन को बरकरार रखने पर रोजाना 20,000 जादुई क्रिस्टल्स लागत आती है। एक वक्त में सिर्फ 10 लोगों को तरबियत की इजाजत है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी एक कीमत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर का तारुफी मतन पढ़कर सैफ अली अपनी तल्ख मुस्कुराहट को न रोक सका। अगरचे वो जानता था कि माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने लोस्ट टाउन्स की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए एक खास कीमत अदा की थी, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि यह कीमत इतनी ज्यादा होगी।
पहली मंजिल की 500 जादुई क्रिस्टल्स की ऑपरेशनल लागत कोई बड़ा मसला नहीं थी। ये फी शख्स रोजाना 5 जादुई क्रिस्टल्स वसूल करने के मुतरादिफ था। ताहम न सिर्फ दूसरी मंजिल की महर हटाने की कीमत पहली मंजिल से 10 गना ज्यादा थी, बल्कि इसकी रोजाना की ऑपरेशनल लागत में भी 10 गना इजाफा हो गया था। ये खर्च फर्स्ट रेट गिल्ड्स को पागल करने के लिए भी काफी था। मजीद बरा तरबियती सलाट्स की तादाद आधी कर दी गई थी। ये फी शख्स रोजाना 100 जादुई क्रिस्टल्स वसूल करने के मुतरादिफ था। दरी असना तीसरी मंजिल को उनसेल करने और चलाने की लागत देखकर सपर गिल्ड्स के भी होश उड़ जाते। यहां तक कि एक सपर गिल्ड को भी तीसरी मंजिल को उनसेल करने के लिए दरकार 10 लाख जादुई क्रिस्टल्स जमा करने में काफी वक्त दरकार होगा, और 20,000 जादुई क्रिस्टल्स की ऑपरेशनल लागत तो सरासर जालिमाना थी। सबसे अहम बात यह थी कि एक ही वक्त में सिर्फ 10 खिलाड़ी तीसरी मंजिल पर तरबियत हासिल कर सकते थे। मौजूदा सपर गिल्ड्स भी इतनी कीमत के साथ खेलने की हिम्मत नहीं करेंगी। ये एक ही दिन के लिए हर खिलाड़ी पर 2000 जादुई क्रिस्टल्स खर्च करने के मुतरादिफ था। इस लागत को बयान करने के लिए खौफनाक का लफ्ज भी काफी नहीं था। ताहम इस मामले पर कुछ मजीद गौर करने के बाद सैफ अली को यह मुनासिब लगा। अगर खिलाड़ी चंद 100 जादुई क्रिस्टल्स अदा करके वाइड रिम और रियल्म्स ऑफ ट्रूथ के आला दर्जात तक पहुंच सकते, तो जो भी इस लोस्ट टाउन को कंट्रोल करता वो नाकाबिले तस्खीर बन जाता। वो एक मामूली कीमत पर आला माहिरीन के बीच के बाद बीच तैयार कर सकते थे। ये मालूम होना चाहिए कि अगरचे सपर गिल्ड्स के पास रियल्म्स ऑफ रिफाइनमेंट की मुकम्मल विरासत मौजूद थी, लेकिन वो एक वक्त में जितने लोगों को तरबियत देते थे इनकी तादाद बहुत महदूद थी। सिर्फ सबसे ज्यादा बासलाहियत अफराद को ही मुंतखब किया जाता था। इसकी वजह यह थी कि तरबियती निज़ाम की लागत बहुत ज्यादा थी। ये बिल्कुल माकूल था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर की ऑपरेशनल लागत इतनी हैरान कुन हद तक ज्यादा हो। ऐसा लगता है कि मैं फी अलहाल सिर्फ पहली मंजिल को ही फ़ाल कर सकता हूं। तारुफ पढ़ने के बाद सैफ अली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर की पहली मंजिल की महर खोल दी। अगरचे जीरो विंग अभी दूसरी मंजिल को उनसेल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। पहली मंजिल फी अलहाल जरूरत से ज्यादा थी। आखिरकार इसके अलावा गिल्ड में किसी ने भी रियल्म्स ऑफ ट्रूथ में कदम नहीं रखा था। जब तक गिल्ड के मेंबरान की एक माकूल तादाद रियल्म्स ऑफ ट्रूथ तक पहुंचेगी, जीरो विंग दूसरी मंजिल को उनसेल करने के लिए काफी जादुई क्रिस्टल्स जमा कर चुका होगा। सैफ अली के पहली मंजिल को उनसेल करने का इंतखाब करने के बाद इसके बेग से 10,000 जादुई क्रिस्टल्स गायब हो गए। इसी वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर तब्दील होना शुरू हो गया। जैसे टावर अपनी नींद से जाग गया हो, इसकी दीवारों पर मौजूद कुछ अलाव रौनस चमकने लगे। फिर इर्द गिर्द का माना तेजी से टावर के गिर्द जमा होने लगा और मजीद अलाव रौनस रोशन होने लगे, जिससे इसके असर और रसूख का दायरा मुसलसल फैलने लगा। इब्तिदाई तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर ने सिर्फ अपने करीबी इलाके से माना इकट्ठा किया और बतदरीज इस दायरे को बढ़ाता गया, यहां तक कि इसने लोस्ट टाउन को अपनी लपेट में ले लिया। फिर यह कस्बे की हुदूद से गुजरकर लोस्ट टाउन की दीवारों से कई हजार गज दूर तक पहुंच गया। माना का कितना ताकतवर तूफान है! क्या ये लोस्ट टाउन की असल ताकत है? आसमान में बहते हुए सफेद माना के तूफानों को देखकर सैफ अली बेहद हैरान हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के पास खड़े होकर सैफ अली अपने इर्द गिर्द माना की कसाफत में तेजी से इजाफा महसूस कर सकता था। कुछ देर माना जज्ब करने के बाद टावर के इर्द गिर्द माना की कसाफत मैजिक टावर का मुकाबला कर सकती थी, और यह मुसलसल बढ़ रही थी। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तकरीबन 10 मिनट के बाद माना के तूफान मध्यम पड़ने लगे। इस मकाम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर को ढांपने वाले अलाव रौनस शानदार तरीके से चमक रहे थे, जो टावर को एक मुकद्दस एहसास दे रहे थे। इसके अलावा लोस्ट टाउन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे दोबारा जिंदा कर दिया गया हो, क्योंकि ये जिंदगी से भरपूर था। पूरे कस्बे में घास, दरख्त और फूल तेजी से उग आए। माना की कसाफत भी इतनी बढ़ गई थी कि ये स्टोन फॉरेस्ट टाउन की कसाफत से कदरे तजावुज कर गई थी। किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि कुछ देर पहले तक लोस्ट टाउन वीरान पड़ा था, और यह तब्दीली सिर्फ पहली मंजिल को उनसेल करने का नतीजा थी। यहां तक कि सैफ अली को भी जो कुछ वो देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगर इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर की तीनों मोहरें खोल दे तो फिर वो क्या देखेगा? अपने पुरजोश दिल को पुरसुकून करने के बाद सैफ अली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर में दाखिल हुआ।
जैसे ही सैफ अली इसके दरवाजों से दाखिल हुआ, उसने दरियाफ्त किया कि टावर के अंदरूनी हिस्से में काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसके पिछले दौरे के दौरान पहली मंजिल मध्यम और पुरानी लग रही थी, लेकिन अब ये शानदार लग रही थी। हर चीज चमकती हुई महसूस हो रही थी और सैफ अली को ऐसा लगा जैसे वो किसी स्पोर्ट्स इरीना के मैन हॉल में खड़ा हो, जिसमें दसियों हजार लोग समा सकते थे। इसके इर्द गिर्द शानदार माना वेपन्स नुमाइश के लिए रखे गए थे। ये मंजर मशहूर कुन था। गॉड्स डोमेन की कदीम तहजीबें वाकई हैरत अंगेज थीं। जब सैफ अली ने पहली मंजिल का सिस्टम इंटरफेस खोला और इसमें दर्ज मवाद का जायजा लिया तो वो खुशी से निहाल हो गया। टावर की पहली मंजिल के अपने पिछले दौरे के दौरान वो सिर्फ तारीक माहौल का बसरी मुआयना ही कर पाया था। इसके बावजूद उसने 10,000 से ज्यादा माना वेपन्स गिने थे। अब चूंकि वो लोस्ट टाउन का मास्टर था, वो कस्बे से मुताल्लिक किसी भी मालूमात का मुआयना कर सकता था। पहली मंजिल के बारे में जो कुछ इसने जाना, इससे इसे एहसास हुआ कि इसने इस कदीम तहजीब की ताकत और बुनियाद का अब भी कम अंदाजा लगाया था जिसने कभी इस सरजमीन पर हुक्मरानी की थी। गार्ड्स डोमेन में माना वेपन्स इंतहाई नायाब थे, लेकिन पहली मंजिल के हाल में उनमें से 24,671 हथियार मौजूद थे। यहाँ 20,000 आदमियों की फौज को मुसल्लह करने के लिए काफी माना वेपन्स मौजूद थे। यहाँ मौजूद ज्यादातर माना वेपन्स टर 1 के थे, जिनमें 1,823 टर 2 माना वेपन्स और 12 टर 3 माना वेपन्स थे। सैफ अली की हैरत की इंतहा ना रही, इस हाल में 2 टर 4 माना वेपन्स भी मौजूद थे। वो पूरी तरह दंग रह गया। लोस्ट टाउन की मुनफरिद सलाहियत के बारे में जानने के बाद भी सैफ अली ने सोचा था कि डेमनस नेस्ट क्विस्ट फायदे से ज्यादा मुसीबत थी। अगर प्राइम वर्डेल सिटी फाल ना होता तो वो कभी भी वक्त पर 100 डार्कनेस स्टोन्स जमा करने का तरीका ना ढूंढ पाता। लेकिन अब जब इसने क्विस्ट मुकम्मल कर ली थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के असलहा खाने का मुआयना किया था, तो उसे एहसास हुआ कि डेमनस नेस्ट क्विस्ट का इनाम इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। 4 माना वेपन्स, अगरचे सिर्फ 3 और इससे ऊपर के खिलाड़ी ही उन हथियारों को लेस कर सकते थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी फरीगुमनेटेड लेजेंडरी वेपन्स से भी बेहतर होगी। और इस टावर की पहली मंजिल के हाल में दरअसल 2 टर 4 माना वेपन्स मौजूद थे। जब गिल्ड के माहिरीन बिलाखिर टर 3 तक पहुंच जाएंगे तो वो उन हथियारों से मुसल्लह करके उनमें से 2 को आला तरीन माहिरीन बनने में मदद कर सकता था। एक आम गिल्ड के आला हुक्काम को शायद 2 मजीद आला तरीन माहिरीन के फायदे का एहसास ना हो, लेकिन सैफ अली को था। इसका मतलब यह था कि जीरो विंग मजीद कस्बों पर कब्जा कर सकता था और मजीद वसाइल हासिल कर सकता था। जीरो विंग को अपने कस्बों की हिफाजत के लिए माहिरीन की कमी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। जब सैफ अली ने सिस्टम इंटरफेस के जरिए 4 माना वेपन्स जमा करने की कोशिश की तो सिस्टम ने इसे मतला किया कि इसने अभी तक इस अमल की शर्त पूरी नहीं की है। इन 2 हथियारों को निकालने के लिए इसे कस्बे को एडवांस्ड रैंक तक तरक्की देनी थी। सैफ अली सिर्फ अपना सर हिलाकर हंस सका। यकीनन सिस्टम खिलाड़ियों को इतनी आसानी से 4 माना वेपन्स हासिल नहीं करने देगा। ताहम सैफ अली खास तौर पर मायूस नहीं था। बहरहाल लोस्ट टाउन को तरक्की देना जरूरी था और जीरो विंग की मौजूदा बुनियादों के साथ गिल्ड के माहिरीन के टर 3 तक पहुंचने से पहले कस्बे को एक बेसिक टाउन से एडवांस टाउन में अपग्रेड करना कोई मसला नहीं होगा। जिसके बाद सैफ अली ने दस्तयाब हर टर 3 और टर 2 माना वेपन निकाल लिया। आखिरकार लोस्ट टाउन का दौरा करने का इसका बुनियादी मकसद यही था। इन माना वेपन्स के साथ इसकी गिल्ड के माहिरीन की ताकत एक मियारी तब्दीली से गुजर सकती थी। यह खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए सच था जो टर 3 माना वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। माना वेपन्स निकालने के बाद सैफ अली घुमावदार सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इससे पहले इसकी तवज्जो मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल करने पर मरकूज थी, जिसके नतीजे में इसने टावर की दूसरी या तीसरी मंजिल का मुआयना नहीं किया था। ताहम अब चूंकि वो लोस्ट टाउन का मास्टर था, इसे टावर का मुनासिब तरीके से मुआयना करना था। बाब 1704 मास्टर की ताकत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद सैफ अली ने दरियाफ्त किया कि ये अब भी इतनी ही खस्ता हाल थी जितनी इसके पहले दौरे के दौरान थी। ताहम हाल काफी रोशन हो चुका था और अब सैफ अली फर्श पर घूमने वाले बख्तरबंद भूतों को साफ देख सकता था। जैसा कि इसने उसे छोड़ा था, टायरनट सिविल तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों के सामने खामोशी से खड़ा था। ये अब भी यही है। सैफ अली ने टायरनट सिविल को देखकर तेवरी चढ़ाई।
उसने फर्ज किया था कि जब इसने लोस्ट टाउन का कंट्रोल संभाला तो इसका हर मॉन्स्टर गायब हो गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है। कम अज कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के मॉन्स्टर्स मुतासिर नहीं हुए थे। वो पहले ही टायरनेट सिविल की ताकत का तजुर्बा कर चुका था। अगरचे ये सिर्फ एक लेवल 80 मीथक मॉन्स्टर था, लेकिन ये एक सेनेट वेपन यानी एक 5 माना वेपन चलाता था। जंगी ताकत के लिहाज से डेमन रूलर से बेहतर बनाया गया मीथक रैंक का बाफोमेट भी टायरनेट सिविल के मुकाबले में फीका पड़ जाता था। इतने ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिश करना इस वक्त बहुत मुश्किल था। फिर भी अगर वो टायरनेट सिविल को अकेला छोड़ देता तो सिविल डप्लगयंगर उसका शिकार करता रहेगा। अगरचे सिविल डप्लगयंगर्स अभी कोई मसला नहीं थे, क्योंकि सबसे हालिया सिर्फ एक लेवल 70 चीफ्टीन था, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जाएंगे। हो सकता है कि वो अभी कोई खतरा ना हो, लेकिन जल्द बदेर वो एक मसला बन जाएंगे। सिविल डप्लगयंगर्स की मुसलसल परेशानी से बचने का वाहिद तरीका टायरनेट सिविल को शिकस्त देना था। ताहम टायरनेट सिविल को मारना कहने में आसान और करने में मुश्किल था। सिर्फ ये हकीकत कि ये एक लेवल 80 मीथक मॉन्स्टर था इसे काफी चैलेंजिंग बनाती थी। इसके सेनेट वेपन का तो जिक्र ही छोड़ दें। तो 2 माहिरीन की 100 रुकनी टीम भी उसे गिराने में नाकाम हो सकती है। सैफ अली की तो बात ही और थी। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर है। लोस्ट टाउन के मास्टर के तौर पर कस्बे के अंदर मौजूद हर तामीर मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। टावर को मुस्तसन नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए सैफ अली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर का सिस्टम इंटरफेस खोला। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों को अपनी मिल्कियती इमारतों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। इसका मतलब यह था कि खिलाड़ियों को मुख्तलिफ फंक्शंस तक रसाई हासिल थी, जैसे कि इमारत का हुकूमती मैकेनिज्म और इमारत से खिलाड़ियों को निकालना। इस वजह से गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ी दूसरी गिल्ड्स और खिलाड़ियों की निजी अमलाक में परेशानी पैदा नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने से वो इंतहाई नुकसानदेह पोजीशन में आ जाते। बेपनाह ताकत के बगैर किसी प्रॉपर्टी के मालिक को उसकी अपनी इमारत के अंदर शिकस्त देना नामुमकिन था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर को निजी मलकियत समझा जाना चाहिए। ये गिल्ड रिजेडनेस की तरह नहीं था, जो गिल्ड की मलकियत होती है, किसी फर्द की नहीं। गिल्ड एजेंसीज जैसी मुश्तरका अमलाक के मामले में रिजेडनेस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि इसकी हिफाजत के लिए आला खिलाड़ियों और एनपीसी गार्ड्स की खिदमात हासिल करें। एजेंसीज में घुसने वालों को निकालने का कोई खुदकार फंक्शन नहीं था। यकीनन मैं टावर को कंट्रोल कर सकता हूं। जब सैफ अली ने दरियाफ्त किया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के सिस्टम इंटरफेस को कंट्रोल कर सकता है तो वो खुशी से झूम उठा। फौरन ही उसने बाइबल ऑफ डार्कनेस और एक समन गार्ड स्क्रॉल निकाला। कुछ ही देर बाद एक 3 टुमाहाक डेमन और अन्नम सैफ अली के सामने नमूदार हुए। 9 आवारा रूहों से निमटना लेवल 80 3 डेमन और अन्नम जैसे 2 एनपीसी के लिए काफी मुश्किल होगा। मीथक रैंक के टायरनेट सिविल का सामना करना तो दूर की बात है। 9 आवारा रूहें सभी लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स थीं, और अगर वो मिलकर काम करती तो वो बाआसानी अन्नम और 3 डेमन पर हावी हो सकती थीं। ताहम सैफ अली ने परवाह नहीं की। फिर इसने अन्नम को अपने गोल्डन जाइंट और रॉक गार्डियंस को तलब करने की हिदायत की। अन्नम के इस अमल ने फौरन टायरनेट सिविल की तवज्जो मबजूल कर ली और मीथक मॉन्स्टर ने अचानक अपनी आंखें खोल दे। हकीर चूर, तुमने दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टायरनेट सिविल ने तेजी से सैफ अली की चमक को पहचान लिया। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो गुस्से से धाड़ा और गायब हो गया। दरी असना आवारा रूहें सैफ अली पर हमला करने के लिए मुड़े। एक लेवल 80 मीथक मॉन्स्टर और 9 लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स का सामना करते हुए सैफ अली भी घबरा गया। लापरवाही की हिम्मत न करते हुए सैफ अली ने फौरन टावर के मालिक के तौर पर अपना खुसूसी इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। अचानक टायरनेट सिविल और आवारा रूहों के गिर्द उनगिनत जंजीरें नमूदार हुईं, जिसके बाद 10 मोनस्टर्स की बुनियादी खुसूसियात गिर गईं और पलक झपकते ही उनकी असल अकदार के 50% तक गिर गईं। वो अपनी स्किल्स अस्पीलिस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दबाए जाने के बाद टायरनेट सिविल जबरदस्ती जाहिर हो गया। फिर 3 टोमाहाक डेमन ने टायरनेट सिविल पर धावा बोल दिया। ये देखकर टायरनेट सिविल ने अपनी नीली बिजली की तलवार चलाई और इसे टोमाहाक डेमन के जंगी कुल्हाड़े पर दे मारा। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो हाल में एक तूफान बर्पा होने लगा।
इस तसादुम ने टोमाहाक डेमन को भी 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसका जंगी कुल्हाड़ा हल्का सा कांप रहा था। हैरत अंगेज तौर पर टायरनेट सिविल भी 4 कदम पीछे खिसक गया था। उसके हाथों में मौजूद बिजली की तलवार फौरन चिकनाचूर हो गई। अगरचे दोनों मोनस्टर सिर्फ एक बार टकराए थे, लेकिन उनकी ताकतों में फर्क वाज़ेह था। डेमन रूलर से बेहतर बनाया गया टोमाहाक डेमन यकीनी तौर पर टायरनेट सिविल पर हावी था। खुशकिस्मती से 10 रॉक जायंट्स अकेले ही 10 ग्रैंड लॉर्ड रैंक की आवारा रूहों को रोकने के काबिल थे। इससे गोल्डन जायंट को टायरनेट सिविल के खिलाफ टोमाहाक डेमन के साथ शामिल होने का मौका मिला। दरी असना अन्नम ने टायरनेट सिविल पर ट्रदोस पीलिस की मुसलसल बमबारी की। फितरी तौर पर सैफ अली भी पीछे नहीं हटा और लड़ाई में कूद पड़ा। टोमाहाक डेमन और गोल्डन जायंट के एमटी के तौर पर काम करने से टायरनेट सिविल से लड़ना बहुत आसान हो गया। सैफ अली अपने आम हमलों से तकरीबन 6,000 डैमेज देने के काबिल था, जबकि इसकी स्किल्स 10,000 में डैमेज देती थीं। अगरचे इसका डैमेज अन्नम और 2 to 3 तलब करदा मखलूकात का मुकाबला नहीं कर सकता था, जो लाखों का डैमेज देते थे, लेकिन फिर भी इसने टायरनेट सिविल की एचपी को कम करने में मदद की, जिसके बाद टायरनेट सिविल को एकतरफा मार पड़ी और उसकी एचपी मुसलसल गिरती रही। 98%, 95%, 90%। बिलाखिर टायरनेट सिविल पूरी तरह गजबनाक हो गया और उसने अपने सेनेट वेपन को तलब करने की कोशिश की, लेकिन मंतर पढ़ने के बावजूद सेनेट वेपन कहीं नजर नहीं आया। नतीजे के तौर पर वो सिर्फ बेबसी से अपनी एचपी को कम होते देख सकता था। अपनी बुनियादी खुसूसियात के बुरी तरह दब जाने और अपने स्किल्स और स्किल्स इस्तेमाल करने से कासिर होने की वजह से टायरनेट सिविल इस वक्त गेम का गालिबन सबसे काबिल रहम मीथक मोन्स्टर था। यहां तक कि सिस्टम को भी तवक्को नहीं थी कि सैफ अली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के बाद से निमटने से पहले 100 डार्कनेस स्टोन्स जमा करने और लोस्ट टाउन हासिल करने का तकरीबन नामुमकिन कारनामा अंजाम देगा। ताहम सैफ अली के लोस्ट टाउन हासिल करने के गैर रिवायती तरीके के नतीजे में टायरनेट सिविल अपनी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर सका। ये खास तौर पर उसके सेनेट वेपन के लिए सच था। अगर टायरनेट सिविल अपने उरूज पर होता और इसे 5 माना वेपन की मदद हासिल होती तो 4 वालकरी भी इसका मुकाबला ना कर पाती। कोई भी सिर्फ तसव्वुर कर सकता था कि टायरनेट सिविल वाकई कितना ताकतवर था। ये यकीनी तौर पर उसी लेवल के मोनस्टर्स के दरमियान नाकाबिले तस्खीर था। बदकिस्मती से टायरनेट सिविल अपनी स्किल्स अस्पिलिस इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अपने सेनेट वेपन को तलब करना तो दूर की बात थी। अगरचे दबाए जाने के बाद भी टायरनेट सिविल की ज्यादा से ज्यादा एचपी 21 करोड़ थी, लेकिन सैफ अली और उसके साथियों के हमले के तहत इसकी एचपी मुसलसल गिरती रही। 80%, 50%, 20%। वक्त तेजी से गुजरा और बिलाखिर टायरनेट सिविल की एचपी 20% तक गिर गई। सख्त लड़ाई की वजह से मोन्स्टर का बख्तर अब चीथरों में तब्दील हो चुका था। ताहम अपनी ज्यादातर एचपी खोने के बावजूद टायरनेट सिविल सिर्फ आम हमले ही इस्तेमाल कर सकता था। वो आम मोनस्टर्स की तरह एचपी एक खास हद तक पहुंचने के बाद पागल भी नहीं हो सकता था। बिलाखिर 30 मिनट से ज्यादा के बाद टायरनेट सिविल की एचपी 1% से नीचे गिर गई। फिर सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस को फाल किया और मीथक मोन्स्टर के पास पहुंच गया। इसकी तलवारें शानदार रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गईं, जिन्होंने टायरनेट सिविल के गैर महफूज पहलू को चीर दिया। फुलियम बरस्ट टायरनेट सिविल के सर के ऊपर एक के बाद एक 60,000 से ज्यादा का डैमेज नमूदार हुआ। जब तक सैफ अली ने फुलियम बरस्ट के तमाम 16 हमले खत्म किए, टायरनेट सिविल की एचपी 0 तक पहुंच चुकी थी। मीथक मोन्स्टर ने रोशनी के जर्रात में तब्दील होने और गायब होने से पहले एक दर्दनाक चीख मारी। सैफ अली की मायूसी के लिए टायरनेट सिविल ने सिर्फ अपने खस्ता हाल बख्तर के टुकड़े और 2 आइटम्स गिराए थे। ताहम टायरनेट सिविल के मरने के बाद सैफ अली ने एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी और जब उसने इसका पैगाम सुना तो वो दंग रह गया। सिस्टम मुबारक हो, अपने टायरनेट सिविल को मार दिया है। इनाम के तौर पर एक टाउन बिल्डिंग ऑर्डर दिया जा रहा है। बाब 1705 माना इक्विपमेंट सी। एक टाउन बिल्डिंग ऑर्डर। जब सैफ अली ने अपने हाथों में अचानक नमूदार होने वाले फटे पुराने चर्मी कागज को देखा तो एक लम्हे के लिए इसका जहन सुन हो गया। गॉड्स डोमेन में टाउन बिल्डिंग ऑर्डर्स इंतहाई कीमती थे। आमतौर पर
ये आइटम सिर्फ किसी खास फील्ड बॉस का फर्स्ट कल हासिल करने या एपिक रैंक या इससे ऊपर की ग्रुप क्विस्ट से ही हासिल किया जा सकता था। एक टाउन बिल्डिंग ऑर्डर किसी कब्जे में लिए गए कस्बे से कहीं ज्यादा कीमती था। इसकी वजह यह थी कि टाउन बिल्डिंग ऑर्डर खिलाड़ियों को तकरीबन किसी भी मतलूबा मकाम पर कस्बा तामीर करने की आज़ादी देता था। वो न्यूट्रल मैप में भी कस्बा तामीर कर सकते थे। यहीं पर टाउन बिल्डिंग ऑर्डर की असल अहमियत जाहिर होती थी। न्यूट्रल मैप्स में टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स नहीं होते थे और खिलाड़ियों को उन मैप्स तक पहुंचने के लिए अपने पैरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। मजीद ये कि बहुत कम न्यूट्रल मैप्स में कस्बे या शहर होते थे। ओरुक एम्पायर के मामले में कब्जा करने के काबिल कस्बे और शहर सिर्फ एक एक्सपेंशन पैक की वजह से नमूदार हुए थे। दीगर न्यूट्रल मैप्स में कब्जा करने के लिए पहले से बने हुए कस्बे तलाश करने की कोशिश करना एक ख्वाब था। यकीनन ओरुक एम्पायर के कुदरती कस्बों और शहरों की अपनी खामियां थीं। इनमें कुछ ऐसे फंक्शंस की कमी थी जो आम गिल्ड टाउन्स और सिटीज में होते थे। मिसाल के तौर पर उन्हें तरक्की नहीं दी जा सकती थी। गिल्ड्स उन कस्बों और शहरों का जितना भी अच्छा इंतजाम कर लें, वो इसी रैंक पर रहेंगे जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। दरीं असना टाउन बिल्डिंग ऑर्डर के साथ तामीर किए गए कस्बे में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। से बगैर किसी मसले के एक शहर में तरक्की दी जा सकती थी। ताहम न्यूट्रल मैप में टाउन बिल्डिंग ऑर्डर इस्तेमाल करने के लिए किसी को काफी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती थी। किसी सल्तनत बादशाहत के अंदर कस्बा बनाने के मुकाबले में इस पर कम अज कम कई गन्ना शायद दर्जनों गन्ना ज्यादा लागत आएगी। इसकी वजह यह थी कि न्यूट्रल मैप्स को महफूज इलाके नहीं समझा जाता था। दर हकीकत वो बहुत सी ऐसी नस्लों का घर थे जो इंसानों की दुश्मन थीं। फितरी तौर पर दुश्मन की सरजमीन में कस्बा बसाना ज्यादा महंगा होगा। न्यूट्रल मैप का लेवल जितना ऊंचा होगा, वहां कस्बा तामीर करने पर इतनी ही ज्यादा लागत आएगी। सबसे अहम बात यह है कि न्यूट्रल मैप्स में गिल्ड टाउन्स और सिटीज को मोनस्टर्स के मुतवातिर हमलों का सामना करना पड़ेगा। इन न्यूट्रल मैप्स में जिंदा रहना किसी सल्तनत बादशाहत की सरहदों के अंदर रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा वो तमाम गिल्ड्स जो टाउन बिल्डिंग ऑर्डर तलाश करने में खुशकिस्मत रहे थे, उन्होंने अपने कस्बों को न्यूट्रल मैप्स में तामीर करने का इंतखाब नहीं किया था, बल्कि उनके पास न्यूट्रल मैप में कस्बा बनाने की सलाहियत और फंड्स की कमी थी। सैफ अली को इस जिंदगी में इतनी जल्दी टाउन बिल्डिंग ऑर्डर हासिल करने की कभी तवक्को नहीं थी। असल में इसने गिल्ड की मैन फोर्स के लेवल 60 तक पहुंचने का इंतजार करने का इरादा किया था, इससे पहले कि वो चंद खास फील्ड बासेस को चैलेंज करे जिनके मकामात वो जानता था। लेकिन अब इसके पास तवक्को से 10 लेवल पहले ही टाउन बिल्डिंग ऑर्डर मौजूद था। खैर छोड़ो, देर से मिलने से बेहतर है कि जल्दी मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने असल मंसूबे में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। सैफ अली मुस्कुराया और टाउन बिल्डिंग ऑर्डर को महफूज कर लिया। फिर इसने अपनी नजरें इन दीगर आइटम्स पर जमाई जो टायरनेट सिविल ने गिराए थे, जबकि इसने अन्नम और प्रोटीन डेमन से बाकी मानदा मोनस्टर्स का सफाया करवाया। एक मीथक मोन्स्टर के तौर पर टायरनेट सिविल को बहुत सारे आइटम्स गिराने चाहिए थे, फिर भी बास के पास हैरत अंगेज तौर पर कम तादाद थी। टायरनेट सिविल के गिराए गए खस्ता हाल सामान समेत बास ने सिर्फ 6 आइटम्स गिराए थे। सैफ अली ने फौरन खस्ता हाल सामान के टुकड़े उठाए और उनका मुआयना किया। ये सामान के टुकड़े वाज़े तौर पर एक इंतहाई तवील अरसे से मौजूद थे। टुकड़ों के कई हिस्से जंग का शिकार हो चुके थे। अगर उन्हें सड़क के किनारे फेंक दिया जाता तो शायद कोई उन पर दूसरी नजर भी न डालता। ताहम उनके एट्रीब्यूट पैनल्स का मुआयना करने के बाद सैफ अली फौरन खुशी से झूम उठा। माना इक्विपमेंट, जैसा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर के गार्डियन बास से तवक्को थी। सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं जब उसने अपने सामने मौजूद माना इक्विपमेंट के 4 खस्ता हाल टुकड़ों को देखा। माना इक्विपमेंट माना वेपन्स की तरह ही था। दोनों काबिले इस्तेमाल थे और खिलाड़ी की जंगी ताकत में नुमाया इजाफा कर सकते थे। सिर्फ ये कि माना इक्विपमेंट तैयार करना इंतहाई मुश्किल था, माना वेपन्स से कहीं ज्यादा। नतीजे के तौर पर माना इक्विपमेंट माना वेपन्स से ज्यादा नायाब था। दरीं असना इसके सामने मौजूद माना इक्विपमेंट के 4 टुकड़े एक मुकम्मल सीट बनाते थे। वो जजमेंट सीट के हाथ, सीना, टांगें और जूते थे, जो कि एक 2 माना इक्विपमेंट सीट था। इनफरादी तौर पर उन 4 टुकड़ों में एपिक इक्विपमेंट का मुकाबला करने की बुनियादी खुसूसियात मौजूद थीं। सिर्फ ये कि इनमें कोई इजाफी स्किल्स नहीं थी।
ताहम स्किल्स की कमी के बदले में 4 टुकड़ों वाले जजमेंट सीट में 2 हैरत अंगेज तौर पर मजबूत सीट इफेक्ट्स शामिल थे। 2 टुकड़ों का सीट इफेक्ट माना स्टिमुलेशन गैर फाल तौर पर जिस्मानी साख्त को 30% और रद्द अमल की रफ्तार को 20% बेहतर बनाता है। पहनने वाले के गिर्द एक माना शील्ड बनाता है जो सिपेल के असरात को 50% कमजोर करती है और मौसूल होने वाले जिस्मानी डैमेज को 30% कम करती है। 4 टुकड़ों का सीट इफेक्ट लाइट ऑफ जजमेंट पायदारी की कीमत पर हर सीट के टुकड़े पर मौजूद राउनस को मुतहर्रिक करता है। जब फाल होता है तो तमाम खुसूसियात में 800 पॉइंट्स, स्ट्रेंथ में 90%, एंडोरनेस में 60% और एजिलिटी में 60% इजाफा करता है। लाइट ऑफ जजमेंट को बरकरार रखने से हर मिनट में हर सीट के टुकड़े से एक पायदारी पॉइंट कम हो जाता है। माना इक्विपमेंट सीट की खुसूसियात ने सैफ अली को बेज़बान कर दिया। अगरचे वो माजी में एक गिल्ड लीडर रह चुका था, लेकिन उसकी गिल्ड सिर्फ एक सेकेंड रेट गिल्ड थी। वो जो मालूमात हासिल कर पाया था वो बहुत महदूद थी। अगरचे वो जानता था कि माना इक्विपमेंट बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि कितना ताकतवर। अब जब इसने इनमें से एक सीट की खुसूसियात देख ली थी तो वो बिलाखिर समझ गया कि माना इक्विपमेंट इतना ताकतवर क्यों था। ये जो बुनियादी खुसूसियात फराहम करता था वो इसी लेवल के एपिक इक्विपमेंट का मुकाबला कर सकती थी, और जब ये अपनी पूरी सलाहियत पर काम करता था तो उसके बफ्स एक बरसरक शकल से भी ज्यादा शानदार थे। तमाम खुसूसियात में 800 पॉइंट्स का इजाफा 2 खिलाड़ियों के लिए महज नाकाबिले तसव्वुर था। खिलाड़ी जो बरसरक स्किल्स सीखते थे और जो सामान से हासिल होती थीं, वो आम तौर पर सिर्फ खिलाड़ी की बुनियादी खुसूसियात को बढ़ाती थीं। दूसरे लफ्जों में, खिलाड़ी की बुनियादी खुसूसियात जितनी ज्यादा होंगी, उनकी बरसरक स्किल्स इतनी ही ज्यादा मुअस्सर होंगी। दरी असना, जब लेवल 60 के 2 माहिरीन बरसरक स्किल इस्तेमाल करते थे तो हथियारों और सामान से मिलने वाले फीसद बफ्स को छोड़कर वो आम तौर पर अपनी बुनियादी खुसूसियत में तकरीबन 1300 से 1500 पॉइंट्स हासिल करते थे। दीगर बुनियादी खुसूसियात में इजाफा इससे कहीं कम होता था। फिर भी लाइट ऑफ जजमेंट हर बुनियादी खुसूसियत में 800 पॉइंट्स का मुकर्ररा इजाफा पेश करता था। ये लेवल 60 के 2 माहिर के अपनी खुसूसियात में 50% इससे ज्यादा का इजाफा हासिल करने के मुतरादिफ था। लाइट ऑफ जजमेंट के फराहम करदा फीसद बफ्स को शामिल करने के बाद खिलाड़ी की मजमूई बेहतरी खौफनाक हद तक ज्यादा होगी। सैफ अली को तो यहां तक शक था कि वो लाइट ऑफ जजमेंट के साथ इतनी ही स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है जितनी इसे हेवनली ड्रैगन्स पावर से मिलती थी, जो कि दीगर बरसरक स्किल्स के मुकाबले में औसत से ज्यादा थी। ये अफसोस की बात थी कि जजमेंट सीट एक क्लास के लिए मखसूस सीट इक्विपमेंट था और इसे सिर्फ गार्डियन नाइट्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोला इस सीट को लेस कर ले तो वो इसी लेवल के मीथक मोनस्टर्स को भी टैंक करने के काबिल हो जाएगा। जजमेंट सीट का मुआयना करते हुए सैफ अली तसव्वुरात में खो गया। अगर कोला अपने टाइटन गार्ड के साथ जजमेंट सीट पहन ले तो वो गार्ड्स डोमेन का सबसे मजबूत एमटी बन जाएगा। जिसके बाद सैफ अली ने माना इक्विपमेंट सीट को महफूज कर लिया और अपनी नजरें उन आखिरी 2 आइटम्स पर जमाएं जो टायरनट सिविल ने गिराए थे। इनमें से एक पुरानी चाबी थी, जबकि दूसरा ट्रिचार मैजिक स्क्रॉल था। ट्रिचार मैजिक स्क्रॉल एक ट्रिचार डोमेन स्क्रॉल था और चाबी टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को खोलेगी। चूंकि इसने अपने पिछले दौरे के दौरान ट्रेजर चेस्ट के कुछ मुंदरजात चरा लिए थे, इसलिए टायरनट सिविल ने सबक सीख लिया था और इसे ताला लगा दिया था, जिससे सैफ अली किसी के लिए भी मजीद आइटम्स चुराना नामुमकिन हो गया था। ताहम अब चूंकि सैफ अली के पास चाबी थी, वो ट्रेजर चेस्ट खोलकर बाकी मानदा आइटम्स निकाल सकता था। इससे पहले इसके पास ट्रेजर चेस्ट को लौटने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और आखिरकार उसने सिर्फ 5 आइटम्स हासिल किए थे। ताहम इन 5 आइटम्स में से हर एक सपर गिल्ड की हसद को भी जगा सकता था। सैफ अली और उसके साथियों ने फिर बाकी मानदा 9 आवारा रूहों से निमटा और टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ जाने से पहले लेवल 70 के सकर्ट सिल्वर और फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 15 टुकड़े जमा किए। मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट अपनी असल जगह से नहीं हिला था। ताहम अब चेस्ट पर एक बहुत बड़ा सुनहरा ताला लगा हुआ था। एक ही नजर में सैफ अली को मालूम हो गया कि इसकी मौजूदा हालत में ताले को तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चाबी इस्तेमाल करने के बाद इसने 5 सेकंड में ताला हटा दिया। ट्रेजर चेस्ट का ढक्कन उठाते ही रोशनी की एक किरण निकली जो इतनी शानदार थी कि कोई भी इसे लोस्ट टाउन में कहीं से भी देख सकता था। यकीनन इस चेस्ट में अब भी बहुत से खजाने मौजूद हैं।
ट्रेजर चेस्ट के अंदर मौजूद 6 आइटम्स को देखकर सैफ अली का दिल जोश से धड़कने लगा। उसने फौरन एक के बाद एक उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। 6 आइटम्स में से 3 ट्रदो सकल बक्स थीं, एक एसेसिन्स के लिए ट्रदो टैबू सकल थी जिसे इंडिस्क्रिमिनेट कलन कहा जाता था, एक अल्फामेंटलिस्ट्स के लिए ट्रदो सिपेल था जिसे एलिमेंटल मिरर कहा जाता था, और एक रेंजर्स के लिए ट्रदो पीसू सकल थी जिसे प्रिसेशन शूटिंग कहा जाता था। दीगर 3 आइटम्स में एक ट्र3 माना सिटाफ, एक मैजिक टावर डिजाइन और आखिरी गार्डियन पपेट डिजाइन शामिल था। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि जिन खिलाड़ियों और ताकतों ने गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट्स हासिल किए थे उन्होंने कभी अपनी फसल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो ये वजह है। गार्डियन पपेट डिजाइन को देखकर सैफ अली पर हकीकत आश्कार हुई। वो हैरान था कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट्स में ऐसी क्या खास बात थी कि इसकी पिछली जिंदगी के दौरान तकरीबन किसी भी खिलाड़ी या ताकत ने कभी उनमें से एक हासिल करने का जिक्र नहीं किया था। इसके पहले दौरे के दौरान हासिल होने वाले 5 आइटम्स में से कोई भी इतना नहीं था कि किसी सफर गिल्ड को उन ट्रेजर चेस्ट्स में से एक हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने पर आमादा कर सके। ताहम गार्डियन पपेट डिजाइन पर एक नजर डालने के बाद वो समझ गया। अकेला ये गार्डियन पपेट डिजाइन गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट में मौजूद हर दूसरे आइटम से कई गुना ज्यादा कीमती था। ये इतना कीमती था कि सुपर पावर्स उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ खुली जंग छेड़ देती। बाब 1706 गिल्ड का खजाना। अपने हाथों में मौजूद गार्डियन पपेट डिजाइन को देखते हुए सैफ अली गहरा सांस लिए बगैर न रह सका और उसका बगौर जायजा लेने लगा। माजी में गार्डियन पपेट्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स और चंद इंतहाई बड़ी गिल्ड्स के लिए मखसूस थीं। हर गार्डियन पपेट को एक अनमोल खजाना समझा जाता था और ये गिल्ड की बुनियादों की अलामत थी। तकरीबन कोई भी अपनी गार्डियन पपेट को फरोख्त करने का इंतखाब नहीं करता था जब तक कि इंतहाई जरूरी ना हो। दरी असना जो फरोख्त हो जाती थीं उन पर उनगिनत ताकतों की तरफ से शदीद मुकाबला किया जाता था। गार्डियन पपेट की बहुत ज्यादा मांग थी क्योंकि ये एक कदीम टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ खो गई थी। मुनासिब डिजाइन के बगैर खिलाड़ी इस टेक्नोलॉजी की नकल नहीं कर सकते थे क्योंकि गार्डियन पपेट की तैयारी में कीमिया, फॉर्जन और इंजीनियरिंग जैसे मुताला के बहुत से शोबे शामिल थे। मजीद ये कि हर ज़ैली क्लास का कम से कम मास्टर रैंक पर होना जरूरी था। इन ज़ैली क्लासों के मास्टर्स को इकट्ठा करने के बाद ही खिलाड़ी गार्डियन पपेट तैयार कर सकते थे। ताहम अफवाहों के मुताबिक सिर्फ एक बार तैयारी की कोशिश के लिए दरकार मवाद की कीमत 2000 गोल्ड से ज्यादा थी, जो कि औसत से कदरे कम एपिक इक्विपमेंट का टुकड़ा बनाने से कहीं ज्यादा महंगा था। गार्डियन पपेट बनाने की हतमी लागत महज नाकाबिले तसव्वुर होगी। दरी असना गार्डियन पपेट के इतने कीमती होने की वजह उसकी खौफनाक जंगी ताकत थी। गार्डियन पपेट की मदद से एक लेवल 0 का खिलाड़ी भी फौरन एक मॉन्स्टर जैसी हस्ती बन सकता था। ये एक ऐसा जंगी हथियार था जिसका कोई एपिक आइटम और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम भी मुकाबला नहीं कर सकता था। एक गिल्ड के लिए गार्डियन पपेट एक अनमोल खजाना था। माजी में कुछ फर्स्ट रेट गिल्ड्स ऐसी थीं जिन्होंने सुपर पावर्स को भी उकसाने की हिम्मत की और फिर भी जिंदा बच गईं। इनकी बका का राज उनके पास गार्डियन पपेट्स की मौजूदगी थी। यहां तक कि एक आम गार्डियन पपेट में भी ट्र3 की हस्ती की जंगी ताकत होती थी। दरी असना सैफ अली के हाथों में इस वक्त मौजूद गार्डियन पपेट डिजाइन ब्रॉन्ज रैंक के गार्डियन पपेट्स के लिए था। ब्रॉन्ज गार्डियन पपेट में ट्र3 के उरूज की ताकत थी और पपेट को कंट्रोल करने वाला कोई भी खिलाड़ी इस ताकत को ऐसे इस्तेमाल कर सकता था जैसे ये इसकी अपनी हो। मजीद ये कि तलब करदा मखलूकात के बरक्स जो एक खास मुद्दत के बाद गायब हो जाती थीं, गार्डियन पपेट्स इस वक्त तक गायब नहीं होते थे जब तक कि उन्हें तबाह न कर दिया जाए। इस बात से कत नजर के खिलाड़ियों ने गार्ड्स डोमेन में कितनी तरक्की की, ट्र3 के उरूज की जंगी ताकत कभी पुरानी नहीं होगी क्योंकि बहुत से खिलाड़ी तो ट्र3 तक पहुंच ही नहीं पाते थे। जैसा कि एक ब्रॉन्ज गार्डियन पपेट से तवक्को थी। सिर्फ एक बार तैयारी की कोशिश के लिए दरकार मवाद की कीमत 3000 गोल्ड से ज्यादा है। मजीद ये कि एक मास्टर फॉर्जर के पास फॉर्जन का हिस्सा मुकम्मल करने की कामयाबी की शरह सिर्फ 30% होगी। खत्मी असेंबली की कामयाबी की तो कोई जमानत भी नहीं है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपनी पपेट्स के साथ अपने बच्चों जैसा सलूक करती थीं। डिजाइन पर दर्ज दरकार मवाद की फहरिस्त देखकर सैफ अली अंदर से हैरान था। ताहम इस मामले पर कुछ सोचने के बाद इसे ये कीमत मुनासिब लगी। ब्रॉन्ज गार्डियन पपेट में ट्र3 के उरूज की जंगी ताकत थी
और इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर कोई गिल्ड अब इनमें से कई सौ पपेट्स तैयार कर ले तो वो बुनियादी तौर पर नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। आखिरकार गार्डियन पपेट को कंट्रोल करने के लिए लेवल की कोई शर्त नहीं थी। वाहिद महदूद करने वाला उनसर पपेट को कंट्रोल करने में किसी की महारत थी। ऐसा लगता है कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरक्की पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सैफ अली इस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था जब जीरो विंग के पास अपनी गार्डियन पपेट्स होंगी। अगर जीरो विंग ब्रोंज गार्डियन पपेट्स को बड़े पैमाने पर तैयार कर सके तो चाहे वो टीम की लड़ाइयां हों या मुहासरे की लड़ाइयां, वो एक जबरदस्त मुआविन साबित होंगी क्योंकि वो जादुई दायरों और इमारतों को ज्यादा डैमेज देती थी। मजीद ये कि वो टीम की तलब करदा मखलूकात से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अगरचे ब्रोंज गार्डियन पपेट तैयार करने के लिए दरकार मवाद नायाब था, लेकिन मरकजी मवाद फाइन टाइटन उनगोट के अलावा दीगर मवाद निस्बतन आसानी से बड़ी मिकदार में जमा किया जा सकता था। असल मसला मुख्तलिफ किस्म के लाइफ स्टाइल मास्टर्स की जरूरत थी। जरूरी लाइफ स्टाइल मास्टर्स के बगैर गार्डियन पपेट तैयार करने के इम्कानात सिफर थे। जैसे ही सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के तरीके सोच रहा था, इसे अचानक शाइस्ता की कॉल मौसूल हुई। गिल्ड लीडर, मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली है। हेवेंस बर्ल के सुनगोलर बर्ल और ली जंगयांग का आपस में झगड़ा हो गया है। गिल्ड पहले ही खत्म की जा चुकी है। ताहम सुनगोलर बर्ल अपने कुछ काबिले एतमाद साथियों और गिल्ड के माहिरीन के साथ ब्लैक वाटर में शामिल हो गया है। इस वक्त सुनगोलर बर्ल अपने आदमियों को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन ला रहा है। उनके इरादों से लगता है कि वो ब्लैक वाटर की तरफ से फराहम करदा मुख्तलिफ वसाइल पर इन्हिसार करते हुए प्राइमवर्डेल सिटी तक पहुंचने का इरादा रखते। शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, हेवेंस बर्ल की तबाही एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे और जीरो विंग के बाकी आला हुक्काम को तवक्को थी। सिर्फ ये कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेवेंस बर्ल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अचानक पेश आने वाली इस सूरत हाल की वजह से उन्हें उन मुख्तलिफ शहरों में वाक़ दुकानों का कंट्रोल संभालने में मुश्किल पेश आए जिन पर पहले हेवेंस बर्ल की हुकूमत थी, जिनमें से बहुत सी दुकानें दूसरी गिल्ड्स ने छीन ली थीं। ताहम हेवेंस बर्ल के अचानक खत्म होने से जीरो विंग की बहुत सी परेशानियां भी बच गईं। कम अज कम अब स्टारमोन किंगडम में हेवेंस बर्ल की दुकानों के साथ कीमतों की जंग जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी और न ही हेवेंस बर्ल के गिल्ड टाउन्स पर कब्जा करने के लिए बड़ी फौजें भेजने की जरूरत थी। तो उन्होंने स्टारमोन किंगडम को छोड़ दिया है और अपनी तवज्जो प्राइमवर्डेल सिटी पर मरकूज कर रहे हैं। सैफ अली हंसे बगैर ना रह सका। शाइस्ता की तरफ देखते हुए इसने पूछा, क्या तुमने अभी तक जरूरी अफरादी कुव्वत इकट्ठी कर ली है? जैसा कि अपने दरख्वास्त की थी, मैंने जाती तौर पर हर मुंतखब उम्मीदवार से राब्ता किया और उन्हें खुफिया तौर पर जीरो विंग सिटी में इकट्ठा किया। इस वक्त मतलूबा तादाद पूरी होने में हमारे पास सिर्फ चंद दर्जन लोगों की कमी है, शाइस्ता ने जवाब दिया। अच्छा है, उन्हें जीरो विंग सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में इकट्ठा करो। मैं अभी खुद वहां जा रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि हम बेस्ट एम्परर और सुनगोलर बर्ल को एक छोटा सा सरप्राइज दें, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा और कॉल काट दी। अभी तक शाइस्ता को अंदाजा नहीं था कि सैफ अली 1500 माहिरीन को बिला कर किया करने का इरादा रखता है। ताहम उसने मुंतखब माहिरीन को जीरो विंग सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में इकट्ठा होने की इत्तला देना जारी रखा। दरी असना कॉल खत्म करने के बाद सैफ अली ने लोस्ट टाउन में एनपीसीज से गिल्ड रिजेडनेस तामीर करवाने के लिए 3000 गोल्ड खर्च किए। इसी वक्त इसने कस्बे के दिफा के लिए 100 लेवल 150 तो 2 एनपीसी गार्ड्स और 1000 लेवल 150 तो 1 एनपीसी गार्ड्स की खिदमात हासिल की। इसके साथ कस्बे को मुख्तसर मुद्दत में मोनस्टर्स के हमलों को रोकने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये काम मुकम्मल होने के बाद उसने एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रोल निकाला और जीरो विंग सिटी की रिजेडनेस में टेलीपोर्ट कर गया। स्टोन फॉरेस्ट टाउन में होने वाली शानदार जंग के बाद हर रोज जीरो विंग सिटी का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छू रही थी। अब शहर के खिलाड़ियों की आबादी पहले ही 40 लाख का हिस्सा उबूर कर चुकी थी। सिर्फ हर रोज जमा होने वाली दाखिला फीस ही तकरीबन 22,000 गोल्ड बनती थी। इसके अलावा स्टोन फॉरेस्ट टाउन, कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म और बहुत से दूसरे कारोबारी इदारों से होने वाली आमदनी भी थी। अब चूंकि हेवेंस बर्ल के मेंबरान पर इनामात रखने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तमाम आमदनी गिल्ड की तरक्की में लगाई जा सकती थी। दरी असना
गिल्ड के मुख्तलिफ अखराजात जैसे कि गिल्ड के फ़वाइद फराहम करना और गिल्ड की तोसी को शामिल करने के बाद भी ज़ीरो विंग अब भी रोज़ाना तकरीबन 15,000 गोल्ड बचा रहा। ये आमदनी किसी भी फर्स्ट रेट गिल्ड को हसद से पागल कर सकती थी। फर्स्ट रेट गिल्ड्स के लिए सिर्फ अपनी गिल्ड को मामूल के मुताबिक चलाना ही एक मुश्किल काम था। मजीद ये कि वो अपने मेंबरान को जो गिल्ड के फ़वाइद पेश करते थे वो ज़ीरो विंग के फ़वाइद के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि गॉड्स डोमेन की कोई भी फर्स्ट रेट गिल्ड दौलत के लिहाज से ज़ीरो विंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ज़ीरो विंग की रिजेडनेस में वापस आने के बाद सैफ अली सबसे पहले गिल्ड वेयर हाउस गया ताकि टीम डंजन्स और मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के साथ तिजारत के जरिए हासिल करदा कुछ मवाद निकाल सके। फिर उसने डिवाइन बीस्टस डिसेंट मैजिक ईरे के लिए मैजिक ईरे स्क्रॉल्स बनाना शुरू कर दिए। जब उसने 2 सेट मुकम्मल कर लिए तो उसने अपने बैग से बाकी मानदा 2 एलिमेंटल सोर्सेज निकाले और उन्हें मैजिक ईरे स्क्रॉल्स के साथ मिला दिया। अचानक मैजिक ईरे स्क्रॉल्स के दोनों सेट इर्तिका पजीर होने लगे। असल में डिवाइन बीस्टस डिसेंट एक इंटरमीडिएट मैजिक ईरे था, लेकिन इंजमाम मुकम्मल होने के बाद जादुई दायरों से एक ऐसी चमक निकलने लगी जो एडवांस्ड मैजिक ईरे से भी ज्यादा ताकतवर थी। जिसके बाद सैफ अली ने मैजिक ईरे स्क्रॉल्स के दोनों सीट महफूज कर लिए और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए रवाना हो गया। जब वो ज़ीरो विंग सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म पहुंचा तो शाइस्ता और दीगर लोग पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त दूसरी मंजिल का लाउंज खिलाड़ियों से भरा हुआ था, जिनमें से हर एक तजस्सुस से सोच रहा था कि उनके वाइस गिल्ड लीडर्स ने उन्हें आज यहां क्यों इकट्ठा किया। ताहम जब उन्होंने सैफ अली को, जो इस वक्त ब्लैक फुलियम के भेस में था, लाउंज में दाखिल होते देखा तो पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। गिल्ड लीडर यहां क्यों है? क्या हमें आज यहां गिल्ड लीडर के हुक्म पर इकट्ठा किया गया है? लाउंज में मौजूद हर शख्स सैफ अली की अचानक आमद पर बात किए बगैर न रह सका। उनके चेहरों पर जोशो खरूश के तासुरात थे। मुझे यकीन है कि अब सब ने सुना होगा कि प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पर तैनात हमारे भाइयों को शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों ने घेर कर मार दिया। दरहकीकत बेस्ट एम्परर, जो इन मोनेस्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ने यह ऐलान भी किया है कि ज़ीरो विंग के मेंबरान का प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में कदम रखना मना है, और जो भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा इसे बगैर किसी सवाल के मार दिया जाएगा। अगरचे वो जगह हमारी गिल्ड का इलाका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर भी कोई जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अब सबको यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम बेस्ट एम्परर और उसके इत्तेहादियों के लिए एक सरप्राइज तैयार कर सकें। हम प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के करीब मौजूद हर शैतानी दरिंदे और शैतानी इफरीत को तबाह करने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को बता देंगे कि ज़ीरो विंग कोई कमजोर शिकार नहीं है। जब सैफ अली बात कर चुका तो पूरे हाल में हैरत की सिसकियां गूंज उठीं। यहां तक कि शाइस्ता और आबदागाल, जो सैफ अली के पास खड़ी थीं, अपने गिल्ड लीडर की तरफ देखे बगैर न रह सकें। दोनों यही सोच रही थीं कि सैफ अली का दिमाग खराब हो गया है। प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के करीब मौजूद हर शैतानी दरिंदे और शैतानी इफरीत को तबाह करना, ऐसा कारनामा भला कैसे अंजाम दिया जा सकता है? बाब 1707-2 की फौज। खामोशी कुछ देर तक छाई रही, इससे पहले कि लाउंज के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया। सबको लगा कि सैफ अली के इरादे बहुत पागलपन पर मबनी है। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के इर्द गिर्द कितने शैतानी दरिंदे और शैतानी इफरीत मौजूद थे, सिर्फ वहां मौजूद मीथक शैतानी दरिंदे और मीथक शैतानी इफरीत ही उनकी 1500 खिलाड़ियों की टीम को नीस्तो नाबूद करने के लिए काफी होंगे। मजीद ये कि वो दुश्मन के इलाके में हमला कर रहे थे, जिसका मतलब था कि दुश्मन की बहुत सी कुमक आएगी। मुझे यकीन है कि अब सब परेशान और खौफजदा हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसके काबिल नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं। मैं आप में से किसी को भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार इस बार का ऑपरेशन वाकई बहुत खतरनाक है। ताहम अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास आएं। याद रखें कि इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए आपको राजदारी के मुआहदे पर भी दस्तखत करने होंगे। सैफ अली ने मौजूद हर शख्स का बगौर जायजा लेने के बाद पुरसुकून लहजे में कहा। ज़ीरो विंग के दूसरी गिल्ड्स के साथ मुख्तलिफ वसाइल पर मुकाबला करने की वजह अपने मेंबरान को बेहतर फवाइद फराहम करना थी। दरी असना हासिल होने वाले ज्यादातर वसाइल गिल्ड के एलियट और कोर मेंबरान को मिलेंगे। अगर गिल्ड के कोर मेंबरान गिल्ड के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए भी तैयार नहीं थे,
तो मुस्तकबिल में जब गिल्ड को ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा तो किसी को नहीं मालूम होगा कि ये कोर मेंबरान किस किस्म के इक़दामात करेंगे। इस तरह फितरी तौर पर गिल्ड को ऐसे नाशुक्रे कोर मेंबरान की परवरिश जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले जब जीरो विंग अभी अपने इब्तिदाई दौर में था तो वो गिल्ड के एलियट और माहिर मेंबरान को बदले में ज्यादा कुछ मांगे बगैर पालने को बर्दाश्त कर सकता था। ताहम अब चूंकि जीरो विंग अपने इब्तिदाई दौर में नहीं रहा था और पहले ही एक सुपर पावर बनने की राह पर गामजन हो चुका था, गिल्ड को तरक्की जारी रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा वसाइल की जरूरत होगी। इसकी ताज़ा तरीन हसूलियाबी लोस्ट टाउन ने गिल्ड को वसाइल के लिए और भी ज्यादा बेताब कर दिया था। अब वो अपनी गिल्ड में मुफ्त खोरों को ना तो बर्दाश्त कर सकता था और ना ही उनका मुतहम्मिल हो सकता था। लिहाजा गिल्ड के काम करने के तरीके में तब्दीलियां लाने की अशद जरूरत थी। वो सबसे पहली तब्दीली जो वो करने जा रहा था वो ये थी कि गिल्ड मेंबरान को फवाइद कैसे पेश किए जाते हैं। अब किसी गिल्ड मेंबर की शिराकत भी ये फैसला करने में एक अहम मेयार होगी कि उन्हें किस किस्म के फवाइद मिलेंगे। ताकत अब वाहिद फैसला कुन उनसर नहीं रही। कोई शख्स गिल्ड में जितना ज्यादा हिस्सा डालेगा इसे इतना ही ज्यादा सिला मिलेगा। माजी में बहुत सी बड़ी गिल्ड्स इस पहलू पर तवज्जो देने में नाकाम रही थीं और उन्होंने सिर्फ मजबूत खिलाड़ियों को भर्ती करने पर तवज्जो मरकूज की थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो खिलाड़ी वाकई गिल्ड के वफादार हैं या नहीं। नतीजे के तौर पर जब गिल्ड को किसी नाकाबिले तस्खीर दुश्मन का सामना करना पड़ा तो जंग शुरू होने से पहले ही वो बखर गई। इसके बरक्स औसत ताकत वाली कुछ छोटी गिल्ड्स फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मेंबरान को मुत्तहिद करने और अपने लिए काफी बड़ा इलाका बरकरार रखने में कामयाब रही थी। सैफ अली ने इस ऑपरेशन से तब्दीलियां शुरू करने का इरादा किया। इसके बाद खत्म करने के बाद वहां मौजूद हर शख्स कुछ देर के लिए सत्ते में आ गया। इस वक्त शाइस्ता, आबदा गाल और गिल्ड के आला हुक्काम में मौजूद दीगर कोर मेंबरान को जल्द ही एहसास हो गया कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा उन्होंने अपने मुंह बंद रखे और खामोशी से एक तरफ खड़े होकर देखते रहे। वहां जाकर हम यकीनी तौर पर मारे जाएंगे। जबरदस्त। मैं इन कमीनों को जीरो विंग की शानदारी दिखाने के लिए बेताब हूं। गिल्ड लीडर, बस हमें हुक्म दे। कुछ देर के लिए वहां मौजूद हर शख्स ने आपस में बहस की। फिर गिल्ड की मैन फोर्स के मेंबरान रजिस्ट्रेशन के लिए सैफ अली के पास गए। सिर्फ इन खिलाड़ियों की एक छोटी सी तादाद जो हाल ही में डार्क गॉड्स के मेंबरान में तरक्की पा चुके थे, अपने फैसले पर हिचकिचाए। रजिस्ट्रेशन का अमल तकरीबन 1 दर्जन मिनट तक जारी रहने के बाद शाइस्ता और आबदा गाल सुकून का सांस लिए बगैर न रह सकें। उन्होंने जो 1500 खिलाड़ी इकट्ठे किए थे, इनमें से 1400 से ज्यादा ने ऑपरेशन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी, जबकि सिर्फ चंद दर्जन खिलाड़ियों ने इनकार किया था। ताहम इस सूरत-ए-हाल ने इन दोनों के लिए एक सख्त याद दहानी का काम भी किया। उन्होंने आज यहाँ जिन खिलाड़ियों को इकट्ठा किया था वो सब माहिरीन थे जिन पर उन्हें यकीन था कि वो काबिले एतमाद हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी तवक्कुआत को धोखा दिया था। अगर वो दीगर माहिर और इलियट मेंबरान के लिए ऐसा टेस्ट करती तो उन लोगों का फीसद जो जरूरत के वक्त गिल्ड को छोड़ देते गालिबन बहुत ज्यादा होता। दरीं असना मुस्तकबिल में बहुत से मजीद माहिर और इलियट खिलाड़ी गिल्ड में शामिल होने वाले थे। 1400 से ज्यादा लोग बाकी हैं। सैफ अली इस नतीजे से काफी मुतमईन था, जिसे जीरो विंग के पिछले चंद इंतखाब का नतीजा भी समझा जा सकता था। मजीद ये कि जिन मेंबरान ने इस बार ऑपरेशन से गुरेज करने का इंतखाब किया था उनमें से ज्यादातर हाल ही में भर्ती होने वाले थे। जिसके बाद वो आबदा गाल और शाइस्ता की तरफ मुड़ा और खामोशी से बोला, आज से गिल्ड के रैंक्स की तंजीम नो शुरू करें। इस बात से कत नजर के कोई माहिर मेंबर है या इलियट मेंबर, उनके ओहदे मुकर्रर नहीं है। अगर मेंबरान हर माह अपने रैंक के मुताबिक गिल्ड अचीवमेंट्स और गिल्ड कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की काफी तादाद हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो उनका रैंक कम कर दिया जाएगा। मुझे परवाह नहीं कि वो कितने मजबूत हैं, उन्हें गिल्ड के रिजर्व मेंबर तक नीचे लाया जा सकता है और बिलाखिर गिल्ड से निकाला जा सकता है। सैफ अली की बातें सुनकर शाइस्ता और आबदा गाल ने इत्तेफाक में सर हिलाया। दोनों यही सोच रही थीं कि अब वक्त आ गया है कि वो गिल्ड के नए उसूल बनाएं। आखिरकार मौजूदा जीरो विंग अब पहले जैसा जीरो विंग नहीं रहा था। इससे पहले चूंकि जीरो विंग के पास अफरादी कुव्वत की कमी थी और वो मुसलसल दूसरी गिल्ड्स के साथ जंग कर रहा था, इसलिए उनके पास गिल्ड को जिंदा रखने के लिए नर्म शराइत के साथ बेहतरीन और पुरकशिश फवाइद पेश करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
इसके बरक्स फर्स्ट रेट गिल्ड्स को तवील अरसे तक एक मुस्तहकम माहौल में तरक्की करने का मौका मिला था। न सिर्फ उनके कवायद व ज़वाबित वाज़े तौर पर बयान किए गए थे, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट सिस्टम्स भी मुकम्मल थे। इससे इन्हें अपनी गिल्ड्स में मुफ्त खोरों को जाहिर होने से रोकने में मदद मिली। सबके राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सैफ अली ने वहां मौजूद तमाम टर एक खिलाड़ियों में दो माना वेपन्स तकसीम किए। जहां तक आबिदा गाल, शाइस्ता और वहां मौजूद दीगर दो माहिरीन का ताल्लुक है, सैफ अली ने उन्हें 3 माना वेपन्स दिए। इस सूरत हाल ने शैडो सॉर्ड को दंग कर दिया, जो इस वक्त 3 माना वेपन एजलेस ब्लेड चला रहा था। उसने खुद 3 माना वेपन की ताकत का तजुर्बा किया था। यहां तक कि अगर वो सिर्फ आम तौर पर हथियार चलाता तो वो 3 के मेयार पर ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। अगर वो हथियार को इसकी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत तक ले जाता तो वो बुनियादी तौर पर कत्लो गारत का एक नाकाबिले तस्खीर देता था। दरी असना, इस बार के ऑपरेशन के लिए कल 12 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे थे, फिर भी सैफ अली ने दरअसल उनमें से हर एक को 3 माना वेपन दिया था। शैडो सॉर्ड को यह सूरत हाल महज नाकाबिले यकीन लगी। ताहम सबसे खौफनाक बात यह होनी चाहिए कि वहां मौजूद हर एक माहिर को 2 माना वेपन मिला था। ये 1400 से ज्यादा खिलाड़ियों की बात हो रही थी। दूसरे लफ्जों में, इस वक्त जीरो विंग ने बुनियादी तौर पर 1400 से ज्यादा इजाफी 2 माहिरीन हासिल कर लिए थे। सही हालात के साथ 2 माहिरीन की 100 रुकनी टीम यकीनी तौर पर उसी लेवल के मीथक बास पर हमला कर सकती थी। दरी असना, शैडो सॉर्ड की तरह आबिदा गाल और दीगर लोगों ने अपने मुताल्लिका 3 माना वेपन्स की खुसूसियात पर एक नजर डालने के बाद वो भी इसी तरह की बके रह गए। गिल्ड लीडर, क्या आपने किसी सल्तनत के असलहा खाने पर छापा मारा है? हमें किसी सल्तनत की फौज की तरफ से शिकार तो नहीं किया जाएगा, है ना? कालू भाई ने अपने हाथ में मौजूद 3 माना सिटाफ को देखकर घबराहट से थोक निकला, जो खाम ताकत के लिहाज से इसके एपिक रैंक के सिटाफ को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ रहा था। दीगर 2 माहिरीन ने कालू भाई की बातों की तायद करते हुए सर हिलाया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी गिल्ड के पास दरअसल ऐसा छुपा हुआ पता मौजूद है। यहां तक कि इन जैसे आला हुक्काम भी इस बारे में बिल्कुल बेखबर थे। सिर्फ 3 माना वेपन्स को पकड़कर वो महसूस कर सकते थे कि उनकी जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कम अज कम उनके हमलों की खाम ताकत पहले ही 3 के मेयार पर होनी चाहिए। अगरचे उनके पास 3 खिलाड़ी की जिस्मानी साख्त और स्किल्स नहीं थी, लेकिन उन्हें फिर भी यकीन था कि जब तक उनका हरीफ पूरी तरह एपिक इक्विपमेंट से लैस न हो, वो इस वक्त किसी भी 2 माहिर को आसानी से कुचल सकते हैं। इस लम्हे आबिदा गाल और शाइस्ता बिलाखिर समझ गईं कि सैफ अली इतनी कम तादाद में खिलाड़ियों के साथ प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के इर्द गिर्द मौजूद शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों को खत्म करने की कोशिश क्यों करेगा। 2 और 3 की जंगी ताकत रखने वाले इतने सारे माहिरीन के साथ उनके पास वाकई प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के करीब मौजूद शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों का मुकाबला करने की अहलियत। जबकि हर कोई माना वेपन्स मिलने पर हैरान था, सैफ अली ने सामान के 4 टुकड़े निकाले और कोला को दे दिए। असल में कोला ये कहना चाहता था कि उसका सामान पहले ही बहुत शानदार है और इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ताहम जब उसने सैफ अली की दी हुई चीज का मुआयना किया तो उसकी आंखें तकरीबन बाहर आ गईं। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने पहना हुआ लेवल 50 फाइंगुल्ड सीट इक्विपमेंट उतारा और उसकी जगह सैफ अली का दिया हुआ माना इक्विपमेंट सीट पहन लिया। जिस लम्हे कोला ने माना इक्विपमेंट सीट पहना, इससे निकलने वाला एहसास अचानक बदल गया। इस वक्त कोला की चमक ने आबिदा गाल और शाइस्ता को भी शदीद दबाव में डाल दिया। मजीद ये कि कमरे का माना भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। गार्डियन नाइट के पास खड़ा होना भी दम घुटने वाला महसूस हो रहा था। गिल्ड लीडर, अपने कोला को किस किस्म का सामान दिया है? क्या अपने इसे एपिक इक्विपमेंट के 4 टुकड़े दिए हैं? शाइस्ता ने तजस्सुस से पूछा। उस वक्त वो वाज़े तौर पर महसूस कर सकती थी कि इसकी खुसूसियात कोला से कमतर है। ताहम उसने इस वक्त फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी इक्विपमेंट का एक टुकड़ा पहना हुआ था, इसलिए यह महज नाकाबिले यकीन था कि कोला की बुनियादी खुसूसियात इससे बेहतर होंगी। इस फर्क की वाहिद वजाहत जो वो सोच सकती थी वो ये थी कि कोला ने अभी एपिक इक्विपमेंट के 4 टुकड़े पहने हैं। नहीं, ये तो 2 माना इक्विपमेंट सीट है। ये इन माना वेपन्स से मलती जलती चीज है जो अब सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर वो कोला की तरफ मुड़ा और पूछा,
इसे पहनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? गिल्ड लीडर, ये सीट तो बस पागलपन है। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त एक मीथक बास को भी टैंक कर सकता हूँ। कोला की आंखें जोश से चमक उठीं जब इसने अपने ऊपर मौजूद चांदी के सामान के 4 टुकड़ों को देखा। जब इर्द गिर्द के हुजूम ने कोला की बातें सुने तो वो सिसकियां लिए बगैर न रह सके। कोला के तासुरात से वो बता सकते थे कि गार्डियन नाइट बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। ताहम इस बात का एहसास होने से उन्हें और भी ज्यादा सदमा पहुंचा। माना इक्विपमेंट के 4 टुकड़े दरअसल एक ऐसा एमटी बनाने के लिए काफी थे जो उसी लेवल के मीथक बास को टैंक करने के काबिल हो। ये सूरत-ए-हाल महज बहुत खौफनाक थी। आराम करो, तुम्हें बाद में अपना जलवा दिखाने के काफी मौके मिलेंगे, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। जिसके बाद सैफ अली ने आबदा गाल से आइंदा ऑपरेशन के लिए गिल्ड के एलियट मेंबरान में से 176 काबिले एतमाद समनरस को भर्ती करवाया और उनसे भी राजदारी के मुआहिदों पर दस्तखत करवाए। निकलो, हमारा हदफ प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को खून की कीमत चुकाने दें। सैफ अली ने यह देखकर हुक्म दिया कि सब इकट्ठे हो गए हैं। बाब 1708 मजिजाती शिकार। जीरो विंग सिटी, 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स। 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन की वजह से 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स पर जमा होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा। इनमें से बहुत से मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों और बड़ी गिल्ड्स से ताल्लुक रखते थे। इसकी वजह यह थी कि 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के जरिए टेलीपोर्ट करना खिलाड़ियों के लिए ओरुक एम्पायर तक पहुंचने का तेज तरीन तरीका था। इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी ओरुक एम्पायर का सफर करते वक्त सवारी पर लगने वाले 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा सकते थे। ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट करने के काबिल होने के अलावा खिलाड़ी जीरो विंग सिटी के इर्द गिर्द लीवलिंग मैप्स में भी टेलीपोर्ट कर सकते थे। अगरचे ये लीवलिंग मैप्स ज्यादा वसाइल वाले मैप्स नहीं थे, लेकिन सफर के आसान तरीके ने फिर भी इन मैप्स को पुरकशिश बना दिया था। इस वजह से 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स शहर के मरकजी जिला से कम जानदार नहीं थे। हालांकि वो जीरो विंग सिटी के किनारों पर खड़े थे, शहर की ज्यादातर पुरकशिश जगहों से बहुत दूर। टावर्स के इर्द गिर्द खिलाड़ियों की काफी दुकानें भी बन चुकी थीं। खिलाड़ियों की उन दुकानों के दरमियान पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म खड़ी थी, एक ऐसी ट्रेडिंग फर्म जिससे सैफ अली अपनी पिछली जिंदगी के दौरान काफी वाकिफ था। ये ट्रेडिंग फर्म कोई और नहीं बल्कि सोजी चला रही थी, जो माजी में सैफ अली की पुरानी दोस्तों में से एक थी। पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था और बहुत सी अलिफाडुंचरर टीमों के खिलाड़ी उसकी दुकान से चीजें खरीदते थे। गिल्ड लीडर, क्या इस दुकान के साथ कोई मसला है? शाइस्ता ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली को पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म को घूरते हुए देखा। पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म सैफ अली की नजरों का पीछा करते हुए आबदा गाल ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक ये ट्रेडिंग फर्म काफी शानदार है। इसके मालिक ने हमारे 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन को जाहिर करने से पहले ही यहाँ एक दुकान किराए पर ले ली थी। पर्पल पवेलियन के मालिक के पास हैरत अंगेज राब्ते भी हैं और वो दूसरे ममालिक से बहुत सी खास मसनूआत पेश करता है। पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म ने इस मौका का इस्तेमाल करते हुए काफी मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों के साथ शिराकतदारी की है और उनसे मार्केट की कीमत से कम पर मुख्तलिफ नायाब मवाद खरीदा है। इस वक्त मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेडिंग फर्म्स को छोड़कर पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म जीरो विंग सिटी में टॉप 5 में आती है। ताहम हमारी तहकीकात की बुनियाद पर पर्पल पवेलियन का कोई ताकतवर सरपरस्त नहीं है। नतीजे के तौर पर कुछ बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स ने खुफिया तौर पर पर्पल पवेलियन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जब शाइस्ता और दीगर लोगों ने आबदा गाल की वजाहत सुनी तो वो पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म के मालिक को एक नई नजर से देखे बगैर न रह सके। गार्ड्स डोमेन में ट्रेडिंग फर्म्स के दरमियान मुकाबला इतना ही शदीद था जितना गिल्ड्स के दरमियान। दर हकीकत ट्रेडिंग फर्म्स के दरमियान मुकाबला कहीं ज्यादा शदीद था। इसकी वजह यह थी कि गार्ड्स डोमेन में ट्रेडिंग फर्म्स चलाने वाली सिर्फ गिल्ड्स ही नहीं थीं। कुछ आजाद खिलाड़ियों और अलिफाडुंचरर टीमों की अपनी ट्रेडिंग फर्म्स थीं ताकि वो मजीद वसाइल और सके कमा सकें और अपनी जाती तरक्की के लिए फंड्स फराहम कर सकें। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में गिल्ड से ज्यादा ट्रेडिंग फर्म्स थीं। किसी ताकतवर सरपरस्त के बगैर ऐसे मुसाबकती माहौल में तरक्की करना इंतहाई मुश्किल था। यह हकीकत के पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म की दुकान जीरो विंग सिटी में गैर गिल्ड इदारों की तरफ से चलाई जाने वाली टॉप 5 दुकानों में शामिल थी। ये साबित करती थी कि ये कितनी हैरत अंगेज थी। आबिदा,
किसी से कहकर जीरो विंग सिटी की मुख्तलिफ दुकानों को वार्निंग दिलवाओ। मुझे परवाह नहीं कि वो कहीं और क्या करते हैं, लेकिन किसी को भी जीरो विंग के कस्बों और शहरों में गंदा खेल खेलने की इजाजत नहीं है। अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उन्हें नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सैफ अली ने सड़क पर मौजूद कुछ खिलाड़ियों पर नजर डालते हुए खामोशी से हिदायत दी जो वाज़े तौर पर पर्पल पवेलियन ट्रेडिंग फर्म का पीछा कर रहे थे। गिल्ड टाउन्स और सिटीज की तरक्की का कुछ हिस्सा इनमें मौजूद दुकानों की तरक्की पर मुनहसिर था। अगर जीरो विंग अपने कस्बों और शहरों में आज़ाद ताजिर खिलाड़ियों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी और मुनसिफाना मुकाबला फराहम नहीं कर सकता तो ये खिलाड़ी बिलाखिर जीरो विंग के इलाकों में अपना कारोबार करने से इनकार कर देंगे। समझ गई? आबदा गाल ने सर हिलाया। उसने फौरन अपने कुछ मातहतों को जीरो विंग सिटी में खिलाड़ियों की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ दुकानों को वार्निंग देने का बंदोबस्त किया। इस मामले से निपटने के बाद सैफ अली और दीगर लोग कई गिरोहों में बट गए और वक्फे वक्फे से ओरुक एम्पायर की सरहद पर टेलीपोर्ट कर गए। इस ऑपरेशन के लिए सैफ अली ने अपनी टीम के मेंबरान से सिर्फ राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं करवाए थे ताकि वो दूसरी गिल्ड्स की तवज्जो मबजूल करने से बचने के लिए माना वेपन्स के बारे में अपना मुंह बंद रखें, बल्कि इसने उन्हें ऑपरेशन को भी खुफिया रखने पर मजबूर किया था। अगरचे इस तरीके ने जासूसों को महज गेम से लॉग आउट करने और अपने आजिरों को मतला करने से नहीं रोका, लेकिन जीरो विंग किसी भी ऐसे शख्स को दरियाफ्त कर लेगा जिसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की हो जिस लम्हे वो लॉग आउट करेंगे, क्योंकि इन खिलाड़ियों को एक ही वक्त में मदऊ किया गया था। जब तक कि ये जासूस अपना पर्दाफाश नहीं करना चाहते और गेम में अब तक की अपनी तमाम तरक्की खोना नहीं चाहते, वो लॉग आउट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओरुक एम्पायर में पहुंचने के बाद सब एक पहले से तयशुदा मकाम पर जमा हुए। एक बार जब सैफ अली ने इस बात को यकीनी बना लिया कि इसकी टीम बहिफाजत पहुंच गई है तो उसने उन्हें सवार होने और प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की तरफ बढ़ने का कहा। इनमें से हर खिलाड़ी जीरो विंग में या तो इलियट था या माहिर, इसलिए इन सब के पास अपने गिल्ड माउनेट्स थे। शानदार थंडर वोल्व्स की एक फौज ने तेजी से ओरुक एम्पायर की बंजर जमीनों को उबूर किया और जैसे ही ये गुजरी, पीछे रह जाने वाले इलाके ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ताकतवर तूफान ने उन्हें तबाह कर दिया हो। ताहम शानदार दरिंदों की इस फौज के दरमियान भी सैफ अली का डिमोंक फुलियम टाइगर एक दुखते हुए अंगूठे की तरह नुमाया था। अगरचे डिमोंक फुलियम टाइगर अपने इर्तिका के बाद सुकड़कर 3 मीटर की ऊंचाई का रह गया था, लेकिन इसके पंजों पर आंखों को खीरा करने वाले गहरे काले शोले और चांदी की बिजली की लकीरें नाच रही थी। डिमोंक फुलियम टाइगर एक ऐसी चमक भी खारिज कर रहा था जो एक हाई लॉर्ड का मुकाबला करती थी। इस दरिंदे को नजरअंदाज करना मुश्किल था। जब दूसरे खिलाड़ियों का जीरो विंग की फौज से सामना हुआ तो वो घबरा गए। इसकी वजह यह थी कि ओरुक एम्पायर में और किस भी देवहैकल जंगी भेड़ियों और जंगी शेरों पर सवार होते थे। पहले तो इन खिलाड़ियों ने फर्ज किया कि ओरुक एम्पायर की फौजों ने उन पर घात लगाकर हमला किया है और वो तकरीबन मोड़कर भागने ही वाले थे। ताहम करीब से देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि माउंट के सवार इंसान थे, मजबूत और किस नहीं। ये देखकर वो पुरसुकून हुए और सुकून का सांस लिया। लानत, वो लोग कौन हैं? इनमें से तकरीबन सभी एक ही किस्म का माउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो जीरो विंग के थंडर वोल्व्स की तरह नहीं लगते? वो थंडर वोल्व्स वाकई बहुत शानदार है। काश मेरे पास भी एक होता। जीरो विंग, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। वो खिलाड़ी प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की तरफ जा रहे हैं जो शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों से घिरा हुआ है। अगर वो जीरो विंग के मेंबरान हैं तो क्या वो सिर्फ अपनी मौत की तरफ नहीं जा रहे? क्या जीरो विंग खंडर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर सकता है? ये नामुमकिन है ना? खंडर की हिफाजत करने वाले 1 लाख से ज्यादा शैतानी दरिंदे और शैतानी इफरीत हैं। वो पलक झपकते ही कई हजार माहिरीन की फौज का भी सफाया कर देंगे। अगर वो बेस्ट एम्परर ओरुक एम्पायर में हर बड़ी ताकत को उकसाने से बचना न चाहता तो वो अपनी मोन्स्टर आर्मी के साथ किसी को भी प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल होने से आसानी से रोक सकता था। जीरो विंग को भी कम नहीं समझना चाहिए। गिल्ड पहले ही हेवेंसबर्ग की शैतानी इफरीतों की फौज को शिकस्त दे चुकी है। मैंने इस जंग की रिकॉर्डिंग्स देखी है। जीरो विंग ने मीथक रैंक के शैतानी दरिंदों और इफरीतों का भी सामना किया था। क्या तुमने जीरो विंग को इन मीथक मोनस्टर्स को तलब करते हुए नहीं देखा? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जीरो विंग इतनी आसानी से दोबारा इतने ताकतवर मोनस्टर्स को तलब कर सके। जिन खिलाड़ियों ने जीरो विंग की फोर्स को देखा उन्होंने गिल्ड के इकदामात पर गर्मा गर्म बहस की।
ये खबर तेजी से फैल गई कि जीरो विंग ने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में एक फोर्स भेजी है। आखिरकार इतनी ताकतवर फौज के लिए ज्यादा देर तक नजरों से बचना मुश्किल होगा। जल्द ही प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में दाखिल होने के मुंतजर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने भी इस मामले पर बहस शुरू कर दी। जीरो विंग इतनी जल्दी कार्रवाई कर रहा है, क्या जीरो विंग पागल है? क्या वो नहीं जानते कि प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की हिफाजत करने वाले 1 लाख से ज्यादा शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे हैं? जीरो विंग के इक़दामात ने मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स के तमाम आला हुक्काम को उलझा दिया। भाई सनगोलर, जैसा कि बेस्ट एम्परर ने कहा है, जीरो विंग वाकई खुद को नहीं रोक सका और खुद ही भागता हुआ हमारे पास आ गया है। ये हमारे लिए अपना बदला लेने का एक अच्छा मौका है, फॉलिंग फायर ने कहा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक लहराई जब इसने वो रिपोर्ट पढ़ी जो उसके मातहत ने अभी इसे भेजी थी। हम सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि हम जीरो विंग को पूरी तरह नहीं समझते थे और उनके होम ग्राउंड पर उनसे लड़े थे। ताहम इस बार हमारा मान जंग ओरुक एम्पायर में होगा। हमारे कमांड में 8 मीथक मोनेस्टर्स भी हैं। यहां तक कि अगर जीरो विंग हमारे मीथक मोनेस्टर्स को दबाने के लिए इन हाई डेमनज में से मजीद को तलब कर सकता है तो हमारे पास फालतू ग्रैंड लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स की काफी तादाद होगी। हम इस जीरो विंग फोर्स को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। जीरो विंग गिल्ड का जिक्र सुनकर सुनगोलर बल ने गुस्से से अपने दांत पैसे। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं और वो गरा, मैं इस बार तुम्हारे किसी भी मेंबर को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। जीरो विंग ने इनकी आखिरी जंग में हेवेंसबर्ग को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसने अपनी गिल्ड की तरक्की में जो भी वक्त और मेहनत लगाई थी वो सब जाया हो गई थी, बस ऐसे ही। अब जीरो विंग के लिए नफरत ने इसकी सोचों को खा लिया था। प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन को घेरे में लेने वाले शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे एक तजवीज थी जो उसने बेस्ट एम्परर को दी थी। उसने ऐसा जीरो विंग के लिए ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा करने और गिल्ड की तरक्की में रुकावट डालने के लिए किया था। जैसे ही सुनगोलर बल की बात खत्म हुई, इसके ऊपर एक मकामी दरवाजा खुल गया। एक बार जब मकामी दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो माउनेट्स पर सवार लिबादापोश शख्सियात एक के बाद एक बाहर कूद गईं। जब ये लिबादापोश शख्सियात जमीन पर उतरी तो सब ने माउनेट्स को जीरो विंग के थंडर वोल्स के तौर पर पहचान लिया। क्या हो रहा है? जीरो विंग के मेंबरान दरअसल शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों के घेरे में सीधे घुसने की हिम्मत कर रहे हैं। का वो मौत की तलाश में है। जब सबको एहसास हुआ कि मकामी दरवाजे से कौन निकला है तो वो जीरो विंग के मेंबरान को मुंह खोले देखते रह गए। उन्होंने फर्ज किया था कि जीरो विंग ओरुक एम्पायर में मार्च करके सिर्फ एक मजबूत महाज खड़ा कर रहा है। यहां तक कि अगर जीरो विंग वाकई कार्रवाई करने का इरादा रखता तो गिल्ड हिट एंड रन की हिकमत अमली इस्तेमाल करती और ज्यादा से ज्यादा शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों के छोटे गिरोहों को निशाना बनाती। ताहम ये हकीकत के जीरो विंग के मेंबरान एक मकामी दरवाजे के जरिए सीधे अपने दुश्मन की सफों में कूद पड़े थे, इसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, सैफ अली की नजरें करीबी ब्लैक वाटर के मेंबरान की तरफ मुड़ गईं। उन्हें मार दो। बाब 1709 एक वार की ताकत। जीरो विंग की अचानक आमद ने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में मौजूद खिलाड़ियों को चौंका दिया था। ब्लैक वाटर के मेंबरान पर हमला करने के सैफ अली के हुक्म ने उनकी हैरत को मजीद बढ़ा दिया। ये पागल पिन है। जीरो विंग जरूर पागल हो गया है। वो दरअसल ब्लैक वाटर पर हमला करने के लिए शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों के घेरे में घुस आए हैं। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और अलिफाडुंचरर टीमों के मेंबरान ही की बके रह गए जब उन्होंने जीरो विंग के मेंबरान को अपने माउनेट्स पर ब्लैक वाटर के मेंबरान पर हमला करते देखा। एक नजर में ये वाज़ेह था कि जीरो विंग ने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में 2000 से कम मेंबरान भेजे थे। यहां तक कि अगर वो सब माहिरीन भी हों तो ब्लैक वाटर की फौजों को कम नहीं समझा जा सकता था। अगरचे ब्लैक वाटर को हाल ही में एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने हेवेंसबर्ग के बहुत से माहिर और इलियट मेंबरान को भर्ती कर लिया था। गिल्ड ने इस बार खंडर में 4000 माहिरीन और 6000 इलियट्स भेजे थे और उनमें सबसे कम लेवल वाला लेवल 49 का था। इन 10,000 खिलाड़ियों में से हर एक ने आला दर्जे का सामान भी पहना हुआ था। 2000 से कम माहिरीन की फौज का ब्लैक वाटर की फौजों के सामने कोई चांस नहीं था। मजीद ये कि शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे इस वक्त प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन को घेरे हुए थे। इन मोनेस्टर्स को ब्लैक वाटर की फौज की मदद के लिए पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
जीरो विंग के पास सिर्फ ब्लैक वाटर की फौज से ज्यादा मुखालिफिन होंगे। उन्हें 1 लाख से ज्यादा मोनस्टर्स का भी सामना करना पड़ेगा। जबकि मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स ये सोच रही थीं कि जीरो विंग ने ऐसा मुज़हका खेज मंसूबा क्यों बनाया है। गिल्ड की सवार फौजें तकरीबन ब्लैक वाटर के मेंबरान तक पहुंच चुकी थी। कमीना फॉलिंग फायर ने गाली दी जब उसने अपने खिलाड़ियों को फॉर्मेशन बनाने का हुक्म दिया। खुशकिस्मती से ब्लैक वाटर ने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पर हमला करने के लिए जिन खिलाड़ियों को भेजा था वो सब अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता थे और 10,000 आदमियों की फौज ने तेजी से हथियार उठा लिए। 500 से ज्यादा शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स ने सामने 2 कतारें बनाए, अपनी शील्ड्स उठाते हुए अपने दुश्मन की पेश कदमी को रोकने की तैयारी की। दरी असना फौज के पिछले हिस्से में मौजूद कुल्लिरिक्स, ऑरिकल्स और ड्रोड्स ने फौज के एमटी पर अपने बफ्स कास्ट करना शुरू कर दिए। अब फौज और जीरो विंग के मेंबरान के दरमियान बनने वाली 2 इंसानी दीवारें इसी लेवल के दर्जनों ग्रेट लॉर्ड्स को भी रोक सकती थीं। हमला करने वाले खिलाड़ियों की तो बात ही और थी। दरी असना शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स के दरमियान मौजूद रेंजड फोर्सेस ने अपने जारहाना सिपिलिस कास्ट करना शुरू कर दिए। ब्लैक वाटर की फौज के पास मैदानों में दूसरों से लड़ने वाली मुख्तलिफ अलिफाडूंचरर टीमों के मुकाबले में कहीं बेहतर रद्द अमल की रफ्तार, जंगी मेयार और जंगी तजर्बा था। पूरी फौज एक साथ हरकत कर रही थी, बिल्कुल मुनज़्ज़म। ताहम जीरो विंग के हमले की क़यादत करने वाले बरसरकरस ने अपने सामने मौजूद रुकावट पर बहुत कम तवज्जो दी। उन्होंने अपने शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स के पहुंचने का इंतजार करने की भी जहमत नहीं की और ब्लैक वाटर की फॉर्मेशन में घुस गए। जीरो विंग के 100 से ज्यादा बरसरकरस के ब्लैक वाटर के एमटी से टकराने से एक लम्हा पहले उनकी आंखों में जोश की एक झलक देखी जा सकती थी जब उन्होंने अपने हथियारों पर गिरफ्त मजबूत की। अचानक उनके हथियारों पर चांदी के राउनस बनने लगे और इर्द गिर्द का माना बरसरकरस के हथियारों के गिर्द जमा हो गया। बगैर किसी हिचकिचाहट के बरसरकरस ने अपने हथियार अपने सामने मौजूद देवहैकल शील्ड्स पर दे मारे। बूम बूम बूम। इलाके में जोरदार धमाकों का एक सिलसिला गूंज उठा जब बरसरकरस ने दुश्मन की शील्ड्स पर हमला किया। नामुमकिन। जब ब्लैक वाटर के एमटी को बरसरकरस के हमले मौसूल हुए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी ट्रक से टकरा गए हों। न सिर्फ उनकी शील्ड्स बुरी तरह कांप उठीं और उनके बाजू सुन्न हो गए, बल्कि उन्हें खुद को संभालने से पहले 2 या 3 कदम पीछे हटने पर भी मजबूर होना पड़ा। ताहम इससे पहले कि ये एमटी अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर पाते, जीरो विंग के बरसरकरस ने दोबारा अपने हथियार चलाए, जिससे ये एमटी एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 3 लगातार हमलों के बाद जीरो विंग के बरसरकरस ने ब्लैक वाटर की दिफाई लाइन में सुराख कर दिए थे। फिर बरसरकरस पागल दरिंदों की तरह रेंजड खिलाड़ियों की तरफ भागे। जीरो विंग ने रुकावट तोड़ दी। दूर से देखने वाली मुख्तलिफ बड़ी ताकतें इस मंजर को देखकर मुंह खोले रह गईं। सिर्फ 100 से ज्यादा बरसरकरस ने 500 से ज्यादा लेवल 49 प्लस शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स की बनाई हुई 2 दिफाई लाइनों को चीर कर रख दिया था। इन हंगामा खेज खिलाड़ियों के दरमियान तसादुम 2 सेकंड से भी कम वक्त तक जारी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक वाटर के शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स कागज के बने हों और बमुश्किल एक बार भी सह सकते हों। ताहम इन बड़ी ताकतों के खिलाड़ी जानते थे कि ब्लैक वाटर के एमटी सभी बेहतरीन सामान पहनते थे। उनके पास सबसे कमजोर टुकड़ा भी लेवल 45 फाइनोल्ड रैंक का होगा। इस सलाहियत के एमटी आसानी से मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की मैन फोर्सेज में शामिल हो सकते थे। जहां तक उनके जंगी मेयार का ताल्लुक है, वो सब इलियट और माहिर खिलाड़ी थे। इतने ताकतवर एमटी की रुकावट को इसी लेवल के दर्जनों ग्रेट लॉर्ड्स के हमले को रोकने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी जीरो विंग के 100 से ज्यादा बरसरकरस के हमले पर यह बखर गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सूरत हाल को किस तरह देखा, वो बस इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये खिलाड़ी जो नहीं जानते थे वो ये था कि अगरचे ये जीरो विंग बरसरकरस सिर्फ एक के खिलाड़ी थे, लेकिन जब वो अपने हाथों में मौजूद 2 माना वेपन्स को उनकी ज्यादा से ज्यादा हद तक ले जाते तो वो 3 की ताकत को बेनकाब कर सकते थे। ब्लैक वाटर की दिफाई लाइनें शायद इसी लेवल के कई दर्जन ग्रेट लॉर्ड्स को रोक सकें, लेकिन ये यकीनी तौर पर 100 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड्स के मुश्तरका हमले को नहीं रोक सकती थी। मेली यूनिट्स, उन्हें रोको। उन्हें हमारे रेंजड यूनिट तक न पहुंचने दो। फॉलिंग फायर ने जीरो विंग के बरसरकरस को करीब आते देखकर जल्दी से हुक्म दिया। ताहम इससे पहले कि फॉलिंग फायर अपनी बात पूरी कर पाता, ब्लैक वाटर का एक के बाद एक मेली फाइटर हुआ में उछाल दिया गया।
यहां तक कि जब ब्लैक वाटर के लेवल 50 बरसरकरज ने जीरो विंग के बरसरकरज को रोकने की कोशिश की तो मुअख्खर अल-ज़िक्र ने उन्हें आसानी से पीछे धकेल दिया। जब उन्होंने जीरो विंग के बरसरकरज के साथ तलवारें टकराईं तो उन्होंने अपनी एचपी का एक अहम हिस्सा खो दिया। ब्लैक वाटर के मैली खिलाड़ियों को पीछे हटाने के बाद जीरो विंग के बरसरकरज एक तेज तलवार की तरह ब्लैक वाटर की रेंजड फोर्स की तरफ बढ़े। बरसरकरज ने आने वाले रेंजड हमलों को बहुत कम बगैर किसी कोशिश के रोक दिया। ब्लैक वाटर के काबिले रहम रेंजड हमलों के बरक्स जीरो विंग के कई सौ रेंजड खिलाड़ियों ने जो हमले किए वो बुनियादी तौर पर नाकाबिले तस्खीर थे। जब ब्लैक वाटर के एमटी ने अपनी शील्ड्स से इन आने वाले हमलों को रोकने की कोशिश की तो उनकी दिफाई पोजीशनें एक ही बार में बखर गईं, जिससे वो मुंदरजा झैल रेंजड हमलों के सामने बेबस हो गए। हर रेंजड हमला जो बराह रास्त किसी एमटी से टकराता था वो 20,000 से ज्यादा का डैमेज देता था और जीरो विंग के खिलाड़ियों को ब्लैक वाटर के एमटी को मारने के लिए सिर्फ 3 रेंजड हमलों की जरूरत थी। ब्लैक वाटर के हीलर्स के पास अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए इतना वक्त भी नहीं था। दोनों फरीकों के हीलर्स के दरमियान फर्क हैरान कुन था। जब ब्लैक वाटर के हीलर्स ने 1 या 2 सेकंड के चैनलिंग टाइम के साथ हीलिंग स्पेलिस कास्ट किए तो स्पेलिस हदफ की तकरीबन 10,000 एचपी बहाल करते थे। इसके बरक्स जब जीरो विंग के हीलर्स ने वही हीलिंग स्पेलिस इस्तेमाल किए तो उनके अहदाफ की तकरीबन 20,000 एचपी बहाल हुई। दरी असना ब्लैक वाटर की रेंजड क्लासेस सिर्फ 10,000 एचपी का डैमेज देती थीं जब वो जीरो विंग के बरसरकरज पर बराह रास्त हमला करती थीं और इनमें से बेहतरीन सिर्फ तकरीबन 13,000 डैमेज देते थे। जीरो विंग के हीलर्स आसानी से वो एचपी बहाल कर सकते थे जो उनके बरसरकरज ने खोई थी। लड़ाई कुछ देर जारी रहने के बाद दोनों फौजों के दरमियान फर्क सब पर वाज़ेह हो गया। खूनखार दरिंदों के एक गिरोह की तरह जीरो विंग के मेंबरान ने ब्लैक वाटर के खिलाड़ियों की जानें निगल जिससे ब्लैक वाटर बार बार पीछे हटने पर मजबूर हो गया क्योंकि फौज के बिखरने के आसार जाहिर होने लगे। देखने वाला हुजूम दंग रह गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसके बारे में कैसे सोचा। ब्लैक वाटर का पल्ला भारी होना चाहिए था, फिर भी जीरो विंग को उसकी फौज पर मुकम्मल बरतरी हासिल थी। ये कोई हकीकी जंग नहीं लग रही थी, ये ज्यादातर एक एकतरफा मारपीट थी। जीरो विंग और ब्लैक वाटर की ताकत बस एक ही सतह पर नहीं थी। तो ये माना वेपन्स की ताकत है। शाइस्ता जो पीछे से जंग की कमांड कर रही थी नाकाबिले बयान हद तक हैरान थी जब इसने अपने खिलाड़ियों को ब्लैक वाटर की फौजों को निगलते हुए देखा। वो बहुत मजबूत थे। अगरचे ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में उसकी कमान में मौजूद ब्रांच गिल्ड ने स्टारमोन किंगडम में मौजूद मैन ब्रांच जितनी लड़ाइयों का तजुर्बा नहीं किया था, लेकिन इसकी गिल्ड को हजारों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लड़ाइयों का काफी तजुर्बा था। लिहाजा वो जानती थी कि इतनी बड़े पैमाने की जंग जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। कम अज कम जंग 15 से 30 मिनट तक जारी रहेगी, इससे पहले कि कोई बता सके कि किसका पल्ला भारी है। फिर भी जीरो विंग और ब्लैक वाटर के दरमियान जंग शुरू हुए 1 मिनट भी नहीं गुजरा था। ताहम एक आम खिलाड़ी भी देख सकता था कि ब्लैक वाटर को ये लड़ाई जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। इस रफ्तार से जीरो विंग को ब्लैक वाटर के 10,000 खिलाड़ियों को नीस्तो नाबूद करने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। सिर्फ सैफ अली जानता था कि इस जंग का नतीजा कितना आम था। ब्लैक वाटर के खिलाड़ी 1,400 से ज्यादा एक खिलाड़ियों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 1,400 से ज्यादा दो माहिरीन की फौज से लड़ रहे थे। इतने सारे दो माहिरीन के साथ जीरो विंग बगैर किसी परेशानी के 30,000 एक खिलाड़ियों की फौज का भी सफाया कर सकता था। 10,000 की फौज तो दूर की बात थी। ये ट्रस के दरमियान फर्क था। प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन पर खामोशी छा गई जब खिलाड़ियों ने जीरो विंग की जबरदस्त ताकत का मुशाहिदा किया। यहां तक कि देखने वाली सुपर पावर्स के चेहरों पर भी संजीदा तासुरात थे जब उन्होंने अपने सामने होने वाले कल्न आम को देखा। ब्लैक फुलियम, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैंने प्राइमबरडेल डिवाइन रॉन के लिए सिर्फ यही फौज तैयार की है? अपनी बेवकूफी की कीमत चुका। जैसे ही सुनगोलर बर्ल ने ब्लैक वाटर की फौज को पीछे खिसकते देखा, उसने ना तो हैरत दिखाई और ना ही खौफ, बस एक मगरूराना तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की। फिर वो अपने पास खड़े लिबादा पोश पट्टियों वाले आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, फुलियम बिल्ड, अब तुम्हारे कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। जवाब में सर हिलाते हुए फुलियम बिल्ड ने फौरन अपने बैग से एक सुरमई क्रिस्टल बॉल निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
वो इस वक्त किसी सल्तनत बादशाहत के अंदर नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आया इसने इवल गॉड्स टेम्पल के खिलाड़ी के तौर पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी, क्योंकि इसे शिकार करने के लिए आसपास कोई एनपीसी नहीं थे। अचानक क्रिस्टल बॉल से गहरी काली धुंध के बादल निकलने लगे। धुंध तेजी से 10 शैतानी इफरीतों की शक्लों में तब्दील हो गई। ये तलब करदा शैतानी इफरीत सभी लेवल 70 ग्रैंड लॉर्ड्स थे, जिन्हें इसने दरअसल खंडर की चौथी मंजिल पर मौजूद गार्डियन बास के लिए तैयार किया था। फुलियम बिल के हुक्म पर 10 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों ने जीरो विंग की फौज पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि वो जीरो विंग की फ्रंट लाइन तक पहुंच पाते और अपने देवहकल पंजे नीचे गिरा पाते, उनके सामने एक शख्स नमोदार हुआ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शैडो सॉरुड था। दफ हो जाओ। शैडो सॉरुड ने एजलेस ब्लेड पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और रौनक से ढकी हुई बड़ी तलवार के साथ एक झाड़ू देने वाला वार किया। फिर 2 सकल ब्लेड स्टार्म, एक चांदी के तूफान ने 10 शैतानी इफरीतों को अपनी लपेट में ले लिया और उन्हें 1 दर्जन गज से ज्यादा दूर उड़ा दिया। जब मोनस्टर्स जमीन पर गिरे तो उनमें से हर एक के सर के ऊपर 200,000 से ज्यादा का डंज नमूदार हुआ। बाब 1710 माहिरीन के जमा होने की जगह। शैडो सॉरुड के पहले हमले के बाद उसने चार्ज का इस्तेमाल किया और करीबी शैतानी इफरीत की तरफ तेजी से बढ़ा जब वो वापस खड़ा हो रहा था। जब वो अपने हदफ के करीब पहुंचा तो शैडो सॉरुड ने अपनी बड़ी तलवार ऊंची उठाई। एक बार फिर एजलेस ब्लेड के जिस्म पर चांदी के अलाव रौनक रोशन हो गए। शैडो सॉरुड ने फिर ब्लेड ऑफ वेव्स का इस्तेमाल किया, जो सी गॉड्स ऑपोसिटल क्लास की 2 लीगेसी स्किल्स में से एक थी। ब्लेड ऑफ वेव्स वो सबसे ताकतवर 2 लीगेसी स्किल भी थी जो उसने सीखी थी। नीले माना की लहरों ने एजलेस ब्लेड को घेर लिया। जब शैडो सॉरुड ने अपनी बड़ी तलवार अपने सामने मौजूद शैतानी इफरीत पर चलाई तो माना वेपन पानी के 40 गज लंबे ब्लेड में तब्दील हो गया। दूर मौजूद खिलाड़ियों ने सिर्फ एक गहरी नीली उफुकी दीवार को अचानक मान जंग को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए देखा। 5-1-3-8-4-2 एक खौफनाक हद तक ज्यादा शैतानी इफरीत के सर के ऊपर नमूदार हुआ जब पानी के ब्लेड ने इसके जिस्म को चीर दिया। ब्लेड दूसरे खिलाड़ियों से भी टकराया और चाहे उन्होंने प्लेट आर्मर पहना हो या कपड़े का, उन सब की एचपी गिर कर 0 हो गई। उनके कटे हुए जिस्म फिर रोशनी के जर्रात में तब्दील हो गए और मान जंग से गायब हो गए। हमले के बाद वो शैतानी इफरीत जिस पर वार हुआ था शदीद जख्मी हालत में चला गया। इसकी जंगी ताकत में जबरदस्त कमी आ गई। इर्द गिर्द मौजूद ब्लैक वाटर के मेंबरान ने यह देखकर अपनी हैरत और खौफ का इजहार किया। मजबूत, बहुत मजबूत। न सिर्फ शैडो सॉरुड ने एक ही हमले से 10 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों को पीछे धकेल दिया था, बल्कि इसके फॉलो अप हमले ने एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीत को शदीद जख्मी कर दिया था और 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को मार डाला था। यहां तक कि शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स भी फौरन मर गए थे। वो इतना ताकतवर कैसे है? मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन में उलझन फैल गई जब उन्होंने दूर से शैडो सॉरुड को देखा। यहां तक कि अगर शैडो सॉरुड एक 2 बरसरिकर होता और उसने बरसरक शकल इस्तेमाल की होती, तब भी इसका डंज इतना खौफनाक नहीं होना चाहिए था। इसे खुशकिस्मत होना चाहिए था कि वो एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीत के खिलाफ अपनी जगह बरकरार रख सके। फिर भी बरसरक शकल को फाल किए बगैर शैडो सॉरुड ने ग्रैंड लॉर्ड को शदीद जख्मी कर दिया था। उसने 2 क्लासेस की जंगी ताकत के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह तबाह कर दिया। लानत। फुलियम, बाकी शैतानी इफरीतों को अलग करो और उन्हें आजादाना तौर पर हमला करने को कहो। सुनगोलर बर्ल ने यह देखकर हुक्म दिया कि शैतानी इफरीत शैडो सॉरुड का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने 10 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों को तलब किया था और अगरचे वो शैडो सॉरुड का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन बरसरिकर उन सब को नहीं रोक सकता था अगर वो अलग हो जाते। जिन शैतानी इफरीतों को शैडो सॉरुड ने निशाना नहीं बनाया, वो जीरो विंग के मेंबरान का कत्ल आम जारी रख सकते थे। सुनगोलर बर्ल का हुक्म सुनकर फुलियम बिल ने बाकी 9 शैतानी इफरीतों को शैडो सॉरुड के गिर्द घेरा डालने को कहा। ताहम जैसे ही उन शैतानी इफरीतों ने हरकत करना शुरू की, कोला उनमें से 3 के दरमियान उतरा और जस्टिस रोर का इस्तेमाल किया, जिससे इन तीनों को सिर्फ इसी पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर होना पड़ा। तीनों तंज का निशाना बनने वाले शैतानी इफरीतों ने फौरन अपने पंजे कोला की तरफ लहराए। ये देखकर कोला मुस्कुराया और उसने अपने दाएं हाथ में मौजूद एक हाथ वाला कुल्हाड़ा उठाया। शैडो सॉरुड के एजलेस ब्लेड की तरह
चांदी के राउनज ने हथियार को रोशन कर दिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए कोला ने होली स्लैश का इस्तेमाल किया। एक चांदी की चमक ने तीनों शैतानी इफरीतों के फैले हुए पंजों पर वार किया। जिस लम्हे कोला का कुल्हाड़ा मोनस्टर्स के पंजों से मिला, शैतानी इफरीतों को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर से बिजली की कोई लहर दौड़ गई हो, जिससे उनके बाजू सुन हो गए। तीनों शैतानी इफरीतों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और उनकी स्ट्रेंथ और कोला की स्ट्रेंथ के दरमियान फर्क एक नजर में वाज़ेह था। दरी असना, शाइस्ता, फायर डांस, फ्लाइंग शेडो, ये वोमियान, टर्टल डोव और रिम्पिंस ब्लेड ने बाकी 6 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों को दबा दिया। क्षेत्र 2 खिलाड़ियों ने शैतानी इफरीतों की पेश कदमी को रोक दिया। मोनस्टर्स को जीरो विंग के 1 खिलाड़ियों को निशाना बनाने से रोक दिया। देखने वाली ताकतें तमाम 10 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों को दबा हुआ देखकर दंग रह गईं। ये लोग कौन हैं? मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और अलिफाडुंचरर टीमों के मेंबरान शेडो सॉरुड और उसके साथियों को देखकर मुतजस्सिस और हैरान थे। उन्होंने फौरन जीरो विंग के उन 2 खिलाड़ियों की शनाख्त के बारे में छानबीन शुरू कर दी। वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स और अलिफाडुंचरर टीमें ग्रैंड लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स से नावाकिफ नहीं थीं, लेकिन उन्हें आम तौर पर ऐसे मोनस्टर्स पर हमला करने के लिए 100 रुकनी टीमों की जरूरत होती थी। फिर भी शेडो सॉरुड और दीगर लोगों ने दरअसल अकेले ही शैतानी इफरीतों का मुकाबला किया। मजीद ये कि जंग में उनका पल्ला भारी था। ये महज नाकाबिले यकीन था। जिस लम्हे इन मुख्तलिफ ताकतों को अपनी तहकीकात के नताइज मौसूल हुए, वो हिकी बके रह गए। शाइस्ता के अलावा दीगर 2 खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में अमली तौर पर नामालूम थे। अगरचे ये खिलाड़ी जीरो विंग की पिछली लड़ाइयों में जाहिर हो चुके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी इतनी खौफनाक ताकत का मुजाहरा नहीं किया था। इस वजह से इन बड़ी ताकतों और अलिफाडुंचरर टीमों के खिलाड़ियों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या शेडो सॉरुड और दीगर लोगों ने जानबूझकर इस तमाम अरसे में अपनी ताकत छपाई थी। लेकिन आज के बाद इसमें कोई शक नहीं था कि ये खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में मशहूर हो जाएंगे। आज उनकी कारकर्दगी महज बहुत हैरान कुन थी। जबकि शेडो सॉरुड और दीगर 2 खिलाड़ियों ने ग्रैंड लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों को दबा रखा था, जीरो विंग के दीगर मेंबरान बगैर किसी परेशानी के ब्लैक वाटर के खिलाड़ियों का कत्ल आम करने के लिए आजाद थे। आबिदा गाल, कालू भाई, वानिया और इलियोरन समर खास तौर पर ह्यूमना डिफेंस ट्रीटस की तरह हमला कर रहे थे। इन चारों के पास 3 माना स्टाफ्स थे, जिसकी वजह से उनके सिपिलिस की ताकत 3 सिपिलिस का मुकाबला कर सकती थी। 1 खिलाड़ियों के खिलाफ ये सिपिलिस एक वार, एक मौत वाले हमले थे। इन सिपिलिस को रोकना भी निशाना बनने वाले खिलाड़ियों को नहीं बचा सकता था। जब चारों ने एओई सिपिलिस इस्तेमाल किए, तो उनका हर हमला दर्जनों खिलाड़ियों को मार सकता था। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ ब्लैक वाटर के 2 माहिरीन ही बमुश्किल आबिदा गाल और दीगर लोगों के हमलों से बच पाए। ताहम इनमें से कोई भी चारों कॉस्टर्स के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। यकतरफा जंग को देखते हुए सुनगोलर बल का रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। उसने इस बार प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन का दौरा अपने करीबी साथियों और इन माहिरीन के साथ किया था, जो असल में हेवेंस बर्ल से ताल्लुक रखते थे। इन खिलाड़ियों को ब्लैक वाटर के जरिए इसके उरूज की बुनियाद के तौर पर काम करना था। अब जब जीरो विंग के मेंबरान ने इसके मातहतों का कत्ल आम कर दिया था, तो उसकी नई गिल्ड में उभरने के इम्कानात नुमाया तौर पर कम हो गए थे। अगरचे वो कत्ल आम को रोकने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इसे अपने सामने मौजूद लेवल 50 के नौजवान के साथ काफी परेशानी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कितनी जिदोजहद की, वो नौजवान के दिफा को पार नहीं कर सका। मामलात को मजीद खराब करने के लिए इसका हरीफ सिर्फ 1 बरसरकर था, जबकि वो एक हकीकी 2 रेंजर था। फिर भी बरसरकर की 1 स्किल्स ने दरअसल उसकी 2 स्किल्स को पीछे धकेल दिया था। इस बात ने सुनगोलर बल को पागल कर दिया। दूसरी तरफ यू जिपनग, जिसे साइलनट ब्लेड के नाम से भी जाना जाता था, सुनगोलर बल से लड़ते हुए तेजी से पुरजोश हो गया। उसने पहले कभी इतना शानदार महसूस नहीं किया था। 2 माना वेपन और लेवल 50 मैजिक लाइट सीट के इम्तिजाज ने इसे अपने हरीफ पर बुनियादी खुसूसियात में मुकम्मल बरतरी दिलाई थी। वक़्ता फ़ौक़ता जब वो अपने माना वेपन की सलाहियत का इस्तेमाल करता, तो वो सुनगोलर बल को हैरान भी कर देता था। इसके अलावा सुनगोलर बल के साथ अपनी लड़ाई के जरिए, जो बहुत पहले रिफाइनमेंट लिम में दाखिल हो चुका था, यू जिपनग अपनी बहुत सी खामियों को पहचानने के काबिल था।
अगर बुनियादी खुसूसियात और ट्रुडोमाना वेपन में उसका फायदा ना होता तो दुश्मन रेंजर गालबन उसे अब तक मार चुका होता। गिल्ड लीडर जीरो विंग के ये लोग बहुत ताकतवर हैं। इस रफ्तार से इवल बेस्ट आर्मी के पहुंचने से पहले ही हमारा सफाया हो जाएगा। डेब्रेक फोग, जो उसी तरह एक सख्त लड़ाई में उलझी हुई थी, ने एक निजी चीट के जरिए सुनगोलर बर्ल को परेशानी से बताया। डेब्रेक फोग की परेशानी सुनकर सुनगोलर बर्ल ने ब्लैक वाटर के मेंबरान पर नजर डाली जिन्हें मुसलसल ज़बह किया जा रहा था। अचानक बेबसी के एहसास ने इसके दिल में जलने वाले कत्ल के इरादे को बुझा दिया। ताहम जैसे ही सुनगोलर बर्ल जवाब देने वाला था, उसने एक काली शक्ल को मैदान जंग में घूमते और गैर इंसानी रफ्तार के साथ ब्लैक वाटर के माहिरीन को मारते देखा। वो शक्ल इतनी तेजी से हरकत कर रही थी कि जब तक ब्लैक वाटर के माहिरीन ने अपने सामने किसी को देखा, एक नीली चमक ने उनकी बीनाई को भर दिया। एक बार जब नीली चमक गायब हो गई तो निशाना बनने वाले माहिरीन बेजान होकर जमीन पर गिर गए। ब्लैक फुलियम, सुनगोलर बर्ल गुस्से से धाड़ा, तेजी से हरकत करती हुई काली शक्ल को देखकर इसका दिल हसद से मरोड़ने लगा। जीरो विंग वाज़े तौर पर एक ऐसी गिल्ड थी जो किसी पस मंजर असरपरस्तों के बगैर कायम की गई थी, फिर भी गिल्ड ने एक के बाद एक ताकतवर माहिर हासिल किया था। फायर डांस, शेडो सोरोड, फ्लाइंग शेडो, कोला, वानिया, इल्यूरंग समर, यहां तक के सपर गिल्ड्स भी इन माहिरीन को भर्ती करने की कोशिश करती थी, फिर भी वो जीरो विंग में जमा हो गए थे। मजीद ये कि इसके सामने मौजूद नामालूम बरसकर नौजवान में भी बेपना टैलेंट मौजूद था। सुनगोलर बर्ल ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे गैर मरूफ माहिरीन जीरो विंग में क्यों जमा हो गए हैं, फिर भी वो अपने लिए एक भी ऐसा माहिर भर्ती करने में नाकाम रहा था। जबकि सुनगोलर बर्ल अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीख रहा था, सैफ अली नान जंग से गायब हो गया। अगले ही लम्हे सैफ अली सुनगोलर बर्ल के सामने नमूदार हुआ। सुनगोलर बर्ल, तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, सैफ अली राया जब उसने अपनी सेक्रेट सोरोड नीचे चलाई। अगरचे सुनगोलर बर्ल ने तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया था, लेकिन सैफ अली की आमद बहुत अचानक थी। अगरचे इसने फौरन रेंजर क्लास की एस्केप शकल इस्तेमाल करने का सोचा ताकि अपने और सैफ अली के दरमियान कुछ फासला पैदा कर सके, लेकिन तो दो टैबू शकल इंस्टेंट स्ट्राइक के सामने वो बच निकलने में एक सेकंड का कुछ हिस्सा सुस्त था। एक हमला मौसूल होने के बाद सुनगोलर बर्ल की HP, जो 50,000 से ज्यादा थी, फौरन गिरकर सिफर हो गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।